गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा सारे? हेलो। हेलो निखिल, मानवी, लक्की, मानू, मनु, ऋतिक, जगजीत कौर, सबीना सिंह। बेटा सभी ग्रुप में भी अपना शेयर कर दो लिंक। वैसे मैंने कर दिया लिंक यूट्यूब वाला भी। बाकी भी शेयर कर दो बेटा। ठीक है। और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सके जल्दी से। ओके। हेलो दीपिका, दीक्षा, अमनदीप, पारुल, विकास, कमल। मैं बढ़िया हूँ बेटा, बढ़िया, बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाओ सारे। हेलो रवीना, ठीक ठाक हो सारे? हेलो हरमन, रचना, ठीक है। गुड गुड गुड, बहुत अच्छी बात। तैयारी कर रहे हो टेस्ट की? आर यू प्रिपेयरिंग? करी जा रहे हो ना, नोट्स बनाई जा रहे हो? दैट्स गुड, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपको बोला था कि जो पिछली बार के अगर आपको नहीं समझ लगता कैसे नोट्स बनाने हैं, आस्क द गर्ल प्रीति। बाकी और जो मैंने 20 नाम लिए थे उनमें से किसी के पास भी आप पूछ सकते हो, कोई तो आपकी बात सुनेगा। ठीक है। तो कोई तो आपको नोट शेयर कर ही देगा अपने। यस, गुड कमल। सब बेटा अपना बेस्ट देना। ठीक है। आई वांट अबव 50% रिजल्ट। ओके, 50 मींस 100 मार्क्स के ऊपर आने चाहिए। इस बार 20 लोगों के आए, अगली बार ज्यादा लोगों के आने चाहिए। अपने आप को बेटर परफॉर्म करना सीखो बेटा। ठीक है। हेलो गगन। बाकी हर ग्रुप में भी शेयर कर दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है बेटा। यूट्यूब तो मैंने चैनल आई थिंक लिंक ऑन कर दिया है, आई थिंक साइड बाय साइड। लेट मी चेक। हेलो प्रीति, हेलो काजल, हेलो लखबीर, उत्तरा टंडन। सारे ठीक हो बेटा? सौरभ, राम कुमार, काजल, आशीष, सिद्धू, नेहा। ओके बेटा, डन। स्टार्ट करें फिर? यस यस, नो बेटा। टेस्ट का मटेरियल मैं आपको बता दूंगा, बट इट शुड इन्वॉल्व थोड़ा सा पिछला भी इंक्लूड होगा। ठीक है। ताकि हम आपकी ओवरऑल नॉलेज चेक कर रहे हैं कि आप पुरानी चीजों को रिवाइज भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है। ओके, डन बेटा। चलो लेट्स स्टार्ट। कल हम रिफ्लेक्शन खत्म करके आए थे। नाउ वी शुड स्टार्ट। यहां तक आई थिंक हमने कर लिया था। यस, हेलो विकास। बेटा सारे ग्रुप्स में बोल दो जल्दी मतलब क्लास ज्वाइन कर लो। कहीं वो 9:30 वाले टाइम के हिसाब से मैं आप बैठे रहें, लेट ज्वाइन करेंगे। उनको ग्रुप में बोल दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। चाहे यूट्यूब पे करना है यूट्यूब पे करो, लिंक सेंड कर दिया है। ठीक है जी। नाउ वी हैव डिस्कस दिस स्लाइड, क्या डिफरेंस क्या होता है। ओके, now we should do what is refraction. The other thing that we need to know is refraction or the bending of light. Bending of light क्या होती है, ये हमें समझने की जरूरत है। तो जैसे मैंने एक लाइट, अगर मैंने ग्लास लैब, पता है क्या होती है ग्लास लैब? आप ग्लास भी रखोगे यहाँ पे तो एक ही जैसे बात होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ग्लास लैब रखी है। ये जो पेपर वेट होता पहले उसके उसके तरह के आते होते थे, ग्लास लैब बोलते थे हम उसको। तो दो ग्लासेस को बीच में रख के जोड़ दिया जाता था। ठीक है ना। तो जब हम ये ग्लास स्लैब रखते हैं और उसमें से लाइट पास करते हैं, हमें पता चलता है कि ये लाइट जब दूसरी तरफ से निकलेगी तो बेंड हुई होएगी, सीधी की सीधी नहीं निकलेगी, है ना। तो दिस इज बेसिकली दिस फिनोमेना, जैसे इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, और यहाँ से फिर से इधर को बाहर को निकल रही है। तो यानी पहले क्या होना चाहिए था? होना क्या चाहिए था कि ये सीधी की आती और सीधी की सीधी चले जाती। ठीक है जी। ओके। बट ऐसा नहीं हुआ और इसने इस तरह सा पैरेलल सा कोर्स ले लिया है और बेंड हो गई है लाइट। जो हमें दिखती है कि बेंड हुई है लाइट, उसका मेन संदर्भ और उसका मेन मतलब क्या होता है कि भाई ये लाइट बेंड हो रही है, दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। हम इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्शन। एवरीबॉडी गॉट इट?
स्लाइड नहीं दिख रही जगजीत कौर? बाकी सबको दिख रही है बेटा? अरे लड्डी बेटा टेंशन मत लो, टेस्ट भी ले लेंगे आपका। आई विल टेल यू बिफोर एंड 3-4 डेज पहले बोलूंगा मैं। तो ऐसा कद मत बोलो। मैं लिया ना, इस बार भी टेस्ट लिया था कि नहीं लिया था? लिया था ना। तो अगली बार भी टेस्ट होगा ही होगा। आप उसकी टेंशन मत लिया करो। ठीक है। टेस्ट लेने से आपको पहले बताया जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। ओके। लेट मी चेक बेटा, सबको नहीं दिखाई दे रही? दिख रही है सबको? लेट मी रिफ्रेश इट। दिख रही है? ठीक है ठीक है। ओके ओके। सो व्हाट इज बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? इज बेसिकली एक एंगल पे, और ये हमेशा एक याद रखो, जो आपको ये रिफ्रैक्शन होगा वो हमेशा एक एंगल पे होगा। अगर एंगल पे लाइट रे आ रही है, जैसे ये ग्रीन वाली लाइट रे जो एक व्हाइट वाली लाइट रे जो एक एंगल पे आ रही थी, वही बेंड होएगी। अगर हम इसके ऊपर सीधी लाइट फेंकेंगे 90 डिग्री पे, तो सीधी पास कर जाएगी थी, याद है? ये हमने रिफ्लेक्शन में भी किया था कि जब हम सीधी लाइट रे पास करते हैं तो वो सीधा रिफ्लेक्ट होती थी रिफ्लेक्शन में। ओके। सो द मेन डिफरेंस थिंग बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में क्या था, याद रखो। ये देखो, जब मैं रिफ्लेक्शन कर रहा था तो मैं बोल रहा था कि ये एयर से, अगर यहाँ पे एयर है और यहाँ पे नीचे क्या है, ग्लास रखा है मैंने, ठीक है? तो एयर से ग्लास में नहीं गई, एयर से अगर बाहर वापस टकरा के उसके बाहर वाली बाउंड्री से ही बाहर को चले गई, तो मैं उसको बोलूंगा ये क्या है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है जी। डन। क्यों रिफ्लेक्शन है? क्योंकि हमने यहां पे रखा था शीशा, और शीशे को हमने बाद में पीछे से कर दिया था पेंट, याद है? ये पेंट क्यों किया था? ताकि कोई भी लाइट अंदर जाके पास ना करे लाइट को, ठीक है? अगर वो पास कर गई तो आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा बेटा, तो वो फिर बैंड हो जाएगी लाइट, ठीक है? तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को रिफ्लेक्शन चाहिए, मेरे को अपनी शक्ल देखनी है, तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मैं इसको पॉलिश कर दूंगा, उसका बैक एंड, उसका पीछे वाला हिस्सा। डन। ओके। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है बेटा? यही मेन अंतर है कि जब हम मटेरियल के अंदर चले जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन, और जो हम मटेरियल के बाहर ही रहेंगे तो हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। ये समझ लगी क्या डिफरेंस है? ओके। डन। सो यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट नाउ, कि अगर ये टकरा के यहीं से उसी एंगल में चले जाती वापस, अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री बनाता हूं और ये इसी एंगल से वापस चले, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। ये याद रखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, कहां पे? जब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। लेकिन जब ये बात ही मुका दी मैंने, और जब मैंने ये बंद कर दिया था, जब मैंने ये बात ही मुका दी कि ये ग्लास स्लैब है तो ये ट्रांसपेरेंट है, ये लाइट को अंदर आने देता है, तो रिफ्लेक्शन की कहानी खत्म होगी बेटा। अब ये जब ये लाइट एंटर करके दूसरे मीडियम में, मीडियम मतलब बोल रहा हूँ, जब ग्लास में एंटर करके एयर से ग्लास की तरफ चले गई, ठीक है जी, तो अब इसमें फर्क पड़ जाएगा, इसकी वेलोसिटी में भी फर्क पड़ जाएगा, इसकी वेवलेंथ में भी फर्क पड़ जाएगा। वो हम बात करेंगे आगे जाके क्या होती है सारी चीजें। बट अभी के लिए बस इतना समझो कि ये अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है? फिर से जब ये बाहर निकलेगी दूसरी तरफ से, फिर ये ग्लास से एयर में जाएगी, तब ये दोबारा बेंड होगी। चले आगे। ओके डन। ये समय लगा बात? ओके गुड गुड गुड। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन? हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो चेंज इन द डायरेक्शन of the light when it passes from one material medium to the other is known as refraction of light। ठीक है जी। आई एम रिपीटिंग नैन्सी, कोई बात नहीं बेटा। तो हम इसको अभी आपको मैं फोटो भी दिखाऊंगा, तो घबराने की बात नहीं है, वहां पे भी समझ लग जाएगा आपको। पहले इसकी तरफ देखो। नैन्सी, आप अगर नेट बंद हो रहा है तो बेटा यू कैन ज्वाइन थ्रू यूट्यूब आल्सो, ठीक है? वहां पे नेट कम लग रहा है, ठीक है? वहां पे नेट की प्रॉब्लम भी कम आएगी आपको। गुड मॉर्निंग लखवीर सिंह, कैसे हो बेटा? सिमरन, ओके गुड।
सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जितने एंगल ऑफ इनसे, एक बात याद जरूर यहाँ पे लिख लिया करो, जो भी मैं बोलता हूँ उसको लिख लिया करो। आवाज नहीं आ रही बेटा तो रिफ्रेश करो बेटा। हर जगह हर किसी को आ रही है ना सबको आवाज बेटा, कि नहीं आ रही है? हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, गुड गुड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर हम एक लाइट रे इंसिडेंट रे कर रहे हैं तो वो अगली तरफ बेंड होएगी, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये याद रखने वाली बात है। रिफ्रैक्शन है और रिफ्लेक्शन वाला दो डिफरेंट चीजें थी। मैंने आपको तब भी बताया था कि बेटा अगर मैं बात कर रहा हूं ये वाली, देखो, अगर मैं यहां से, अगर ये पॉलिश होती, ग्लास पॉलिश होता, पॉलिश मतलब यहाँ से उसकी जो पीछे वाली है यहाँ पे इसको कलर कर दिया जाता, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होके इसका ये कंपोनेंट भी आएगा इसमें, पर हम इसमें दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि हमारा अभी मेन चीज है रिफ्रैक्शन को समझना। डन। वैसे ये इस तरह से बेंड होके जितना एंगल ऑफ आई है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है जी। बट क्योंकि हमने ये पेंट सर्विस नहीं की है तो ये सारे का सारा कंपोनेंट हम नहीं अभी देखेंगे। हमने देखना है सिर्फ जो अंदर को बेंड हो गया। ठीक है जी। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। डन बेटा। ये किस केस में है? ये केस में है जब हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन के। ठीक है जी। रिफ्लेक्शन में दोनों इक्वल थे। डन। नाउ एक चीज और आती है हमारे, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? इसकी कॉज क्या है, इसका मेन रीजन क्या है जिसके कारण रिफ्लेक्शन आती है? तो रिफ्लेक्शन इसलिए आती है बेटा क्योंकि लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। याद रख लो, लिख लो इस चीज को, कि जो गति होती है लाइट की, किरण की, तो वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मटेरियल मीडियम में। वो इसका क्या मतलब है कि अगर एयर वैक्यूम में जा रही है, जैसे सन से हमारी तरफ आ रही है, बीच में वैक्यूम है ना बेटा, मैंने स्पेस का वैक्यूम बताया था जहां पे कोई एयर नहीं है, कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, तो वहां पे उसकी स्पीड वैक्यूम में मैक्सिमम होगी, लाइट की स्पीड। ठीक है जी। और याद रखो, लाइट इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएमपी। और जो हम पढ़ के आए हैं रेडिएशन, ईएमबी नहीं, ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो रेडिएशन मैंने आपको पढ़ के आया था, बता के आया था जब मैंने अपन ने किया था कि जो रेडिएशंस होती है उसको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता है उसका प्रोपागेशन के लिए, उसको चलने के लिए। ठीक है जी। तो रेडिएशन एक तरह की है, इसको इस तरह से समझो। हम इसको जब फिजिक्स में आगे जाके भी पढ़ेंगे तो इसको हम विजिबल रेडिएशन बोलेंगे, लाइट रेस को विजिबल रेडिएशन बोलेंगे। याद रखो, रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम। ये क्वेश्चन मैंने पेपर में डाला भी था आपको, अगर याद हो तो, आपने देखा हो तो मैंने अपलोड कर दिया बेटा पेपर। यू कैन ऑलवेज चेक इट, आंसर की भी अपलोड कर दिया। अब ये क्वेश्चन मत पूछा करो सर ये क्या है, बेटा आंसर की होगी 100 तक क्वेश्चन लिखे हैं तो बच्चे पूछ रहे ये क्या है, ये बताओ मेरे को। चलो आगे चलते हैं। सो व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? बेंड क्यों होती है लाइट? बिकॉज देयर इज डिफरेंट इन स्पीड। डिफरेंट इन स्पीड क्यों आती है बेटा? अगर मैं बात कर रहा हूं एयर में, उसकी स्पीड हमेशा ज्यादा होगी। अगर वही लाइट रे पानी में चले जाए, ग्लास में चले जाए, तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होती दिखाई देगी आपको। और इसी के कारण, क्योंकि कम होती है, इसी के कारण वश ये रिफ्रैक्शन आपको दिखाई देगी। ठीक है जी। लग गई समझ? तो लाइट की अगर हम वैक्यूम में बात करें तो मैक्सिमम है, अगर हम उसकी स्पीड मान के चले कितनी है इतनी, मतलब 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो जैसे जैसे ये किसी और मीडियम में जाएगी, वाटर में जाएगी, या अगर हम बात करें ग्लास में जाएगी, ग्लास बहुत ज्यादा थिक मटेरियल होता है बेटा। ये भी वैक्यूम, ये जो अभी ग्लास का आपको फोटो दिखाई थी ग्लास लैब की, जो पेपर वेट होता था वो भी आपका ग्लास लैब होता था एक तरह का। ठीक है। तो ये जो ग्लास लैब है, ठीक है ना, तो ये एक काइंड का डेंसर मीडियम, मतलब डेंस मतलब क्या होता है अब इसका, इसका गंतव्य ज्यादा होगा, अब मेरे को नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, थिक ज्यादा होगा ये, इसीलिए इसमें मटेरियल ज्यादा पड़ा होगा। जब मटेरियल ज्यादा होगा तो इसको ज्यादा जब कोई चीज आ रही है आगे से, ठीक है, सोचो ये गाड़ी जा रही है इसको, और आगे बहुत ज्यादा बारिश के कारण बहुत ज्यादा पानी आ रखा है, पानी के कारण आप स्पीड 100 से जा रहे थे पीछे और एकदम से पानी आ गया, तो क्या स्पीड ज्यादा होगी कि कम होगी?
जब बहुत ज्यादा पानी आ जाए कम हो जाएगी, ऑफ कोर्स। लग रही है ना समझ? तो अगर आप रेत में जा रहे हो तो एकदम से रेत आ गई आपके आगे, बहुत ज्यादा सड़क को कवर कर दिया रेत ने, तो आपकी स्पीड कम होगी कि स्लो हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। दैट इज नोन एज, तो द सेम थिंग इज अबाउट लाइट एज वेल। एक मिनट बेटा वेट करना। या लगे बेटा समझ, स्लो हो जाएगी। इसी के लिए जैसे अब लाइट रेस बाहर से आ रही हैं तो यहाँ पे स्पीड होगी ज्यादा, जैसे एंटर करती ग्लास में, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, इसकी स्पीड हो जाएगी यहाँ पे कम। ठीक है जी, डन। अब लग गया समझ क्यों, अब लग गया समझ क्यों स्पीड कम होएगी या ज्यादा होएगी? ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे जैसे लाइट रेज आ रही थी तो ये एयर थी, बाहर एयर है, जब एयर से ग्लास में गई तो स्पीड होगी स्लो। डन। ठीक है। जैसे ग्लास से बाहर भी तो निकल रही है, तो जैसे ग्लास से बाहर निकलेगी एयर में तो इसकी स्पीड क्या होगी? अब बढ़ेगी कि कम होगी? इंक्रीज। बहुत बढ़िया, तो बढ़ जाएगी, वापस एयर में आ गई ना, तो वापस एयर में आ जाएगी तो इसकी स्पीड फिर से बढ़ जाएगी। डन। यस, बढ़ेगी। गुड गुड। अब एक बात और करते हैं कि ये स्पीड क्यों चेंज होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि एक लाइट ऑफ बीम हमने डाली है। ठीक है, अगर आप देखो मैंने आपको बोला तिरछी तरीके से डालनी है आपने कोई भी। अगर मैं उसके ऊपर टॉर्च जला रहा हूं तो टॉर्च अगर ये मेरे पास पड़ा है तो इसके एंगल पे डालूंगा, या बिल्कुल 180 डिग्री, या बिल्कुल इस तरह से नहीं डाल सकता 90 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, इस पे नहीं डालूंगा, हर किसी एंगल पे, उसके बाद किसी भी एंगल पे डाल दूं तो ये रिफ्रैक्शन होगी। ये समझ लग रहा है आपको? ठीक है, और ये मैं तभी बोल रहा हूं कि आपको तिरछी डालनी पड़ेगी, तिरछी किसी एंगल पे डालनी पड़ेगी, चाहे वो अक्यूट हो चाहे वो ऑब्ट्यूज हो। ठीक है जी। तो जब हम किसी एंगल पे डालते हैं लाइट को, जब लाइट को डालते हैं तो आपको ध्यान से बताओ, ए पे पहले लाइट पहुंचेगी कि बी पॉइंट पे लाइट पहले पहुंचेगी? अगर ये लाइट मैंने डाली है, बाहर एयर है, सॉरी, बाहर एयर है और अंदर ग्लास है, ये ग्लास लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो बताओ मेरे को पहले कि पहले लाइट कहां आएगी, ए पॉइंट के बी पॉइंट पे? तिरछी है, ध्यान से देखो, तिरछी है ये। यस, गुड सोफिया। ठीक है ना? तो जब आप तिरछी चीजों के ऊपर रखोगे तो लाइट यहां पे आप पहले देखोगे इसको आप तरफ, ठीक है, बी पे बाद में पहुंचेगी, देखो इस तरह से एंगल नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो ए पहले पहुंच रहा है, बी पे वही लाइट बाद में पहुंच रही है, तो जैसे ए पे लाइट पहुंच रही है तो पहले वो बैंड हो जाएगी या स्लो हो जाएगी? यस बेटा श्रुति, अभी मैं बात कर रहा हूं उसके लिए भी स्लाइड है, अभी रुक जाओ एक बार, उसको भी मैं बताता हूं अभी। तो जैसे मैं ए पे बात कर रहा हूं तो वो यहाँ पे जल्दी पहुंच रही है लाइट, इसलिए जल्दी स्लो हो रही है। बी पे लाइट लेट पहुंच रही है इसलिए बाद में स्लो होएगी। ठीक है, इन दोनों में स्पीड में डिफरेंस आ जाएगा ए और बी में। ठीक है, फिर पॉइंट सी और डी देखो जहां से इसने बाहर निकलना है। ठीक है, सी पे पहले पहुंच जाएगी क्योंकि ए पे पहले पहुंची थी तो सी पे पहले पहुंच जाएगी। उसी तरह अगर बी में पहले लेट पहुंची थी तो डी से भी बहुत तो बाद में पहुंचेगी, बाहर बाद में निकलेगी वहां से बाहर। ठीक है ना? तो इसका क्या मतलब होता है कि जब ये स्पीड की डिफरेंस बिटवीन सी और डी पॉइंट में स्पीड और का डिफरेंस है तो ये लाइट उस तरफ को बेंड हो जाएगी। लग रहे हो समझ बात? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बताओ बेटा। तो ए और बी में डिफरेंस था, शुरू में डिफरेंस था, एंड में तो डिफरेंस आना ही आना था। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन और है, जैसे श्रुति जी ने पूछा कि सर अगर हम लाइट तिरछी ना डाल के बिल्कुल सीधी डिग्री पे 90 डिग्री पे अगर हम डालते हैं तो क्या होगा? अगर बेटा 90 डिग्री में डालोगे तो देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, ओके, देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल आपने देखना है, तो साइन 90 डिग्री क्या होता है? तो सीधी निकल जाएगी। लग रहा है?
ठीक है। साइन साइन आई बाय साइन आर देखो ना, अगर दोनों 90 डिग्री हैं तो दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ जाएगी, आई इज इक्वल टू आर। तो जितना एंगल इंसिडेंस का होगा इतना ही एंगल रिफ्लेक्शन का होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट श्रुति? गुड क्वेश्चन, गुड। तो अगर हम बात करते हैं कि यहां से बाहर निकल जाती है, तो भैया अगर मैं एक और क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि सर अगर मैं यही जो ग्लास स्लैब है, एक और ग्लास स्लैब उतनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दूसरे तरफ रख दूं यहां पे, तब क्या होगा? क्या बेंडिंग ऑफ द लाइट विल टेक प्लेस एट पॉइंट सी एंड डी? और अगर मैं यहां पे पॉइंट रखूं ई एंड एफ, इनके बीच में क्या रिफ्लेक्शन होएगी कि सीधी की सीधी रहेगी? ध्यान से बताना। मैंने बोला अगर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वेरी गुड श्रुति, गुड। तो श्रुति जी बिल्कुल सही है, बाकी भी सारे ठीक हैं। क्योंकि अगर मैंने सेम इसी की कॉपी रख दी है, एक और ग्लास स्लैब रख दिया है नीचे, तो अगर इनकी बाउंड्री बिल्कुल एक साथ डम टच हो रही है तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी बेटा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां से आएगी लाइट, फिर इसी तरह से जाते हो यहां से, और फिर यहां को बैंड होगी। आर यू गेटिंग इट? नाउ वी कम टू अनदर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए। हाँ, इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? तीन चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लेट मी शो यू कौन कौन सी है वो। तो तीन चीजें कौन सी हैं? एक होती है इसकी वेलोसिटी, एक होती है इसकी वेवलेंथ, एंड एक होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। ओके, ये चीजें क्या होती हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट पे तो आपको पता ही है, जैसे ये हवा से बाहर किसी भी ग्लास में जाएगी या किसी भी कप में जाएगी तो उसकी स्पीड तो डिक्रीज होनी ही होनी है। ये तो समझ लग गया ना क्यों? ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मैं बात कर रहा हूं, एक आपने चीज लिख लेनी है कि भाई लैम्डा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होएगी तो लैम्डा भी डिक्रीज होगा, दैट इज वेवलेंथ। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कहीं पे जाने पे तो उसका लैम्डा भी इंक्रीज होगा। लैम्डा इज योर वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होगी? हम जब साउंड चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा व्हाट इज क्रेस्ट, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस करने हमने अभी। इसी के आगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, उसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है, तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा क्या होता है। अभी के लिए बस इतना समझ लो और इसको लिख लो स्टार डाल के। वेलोसिटी डिक्रीज होएगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर डिक्रीज हो रही है तो उसका वेव लेंथ, WAVE, वेव लेंथ भी डिक्रीज होएगी। और वेलोसिटी और अगर इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ भी इंक्रीज होगी। बट इसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। निकलो, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ओके, कैसे है इसका? अगर आपको समझना है तो आप अलग से मेरे से पूछ लेना बेटा, ग्रुप में हम डिस्कस कर नहीं करेंगे क्योंकि ये कभी पूछा नहीं जाता, इट बिकम्स टू मच फिजिक्स। ओके, तो अगर किसी को वेव फ्रंट के बारे में पता हो कैसे वो करते हैं, आई विल डिस्क्राइब इट टू यू। बट अभी यहाँ पे मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा, यहाँ पे सिर्फ आपने याद करना, क्योंकि कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट ये पूछा गया कि फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ये नहीं पूछा गया क्यों चेंज होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी बट चेंज नहीं होती बेटा, वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों चेंज होंगी। ठीक है, ये देखो लिखा भी है, इंक्रीजेस देयर वेवलेंथ एंड स्पीड। अगर इंक्रीज वेवलेंथ होगी तो स्पीड भी आल्सो इंक्रीज करेगी। ठीक है, गुड मॉर्निंग साजन। चले बेटा आगे। अब आता है हमारे पास दो कंसेप्ट आते हैं, ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली लाइटर मीडियम या रेयरर मीडियम। और डेंसर और रेयरर का क्या मतलब होता है? डेंसर और रेयर का मतलब ये होता है जैसे अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं सड़क पे तो मैं रेयरर मीडियम पे चला रहा हूं, मेरे को कोई कोई ज्यादा रोकने वाली चीज है नहीं, कोई फोर्स नहीं है पीछे को रोकने वाली। ठीक है, तो मैं बोलूंगा वो कौन सा मीडियम है? ऑप्टिकली रेयरर। रेयरर मतलब बिना किसी रुकावट के। इसको इस तरह से यार, रेयरर मतलब बिना किसी रुकावट के। जब बिना किसी रुकावट के होएगा, यस, जैसे जयदीप सिंह बोल रहे हैं कि अगर डेंसर होएगा सर मटेरियल, जैसे अगला हम बात कर रहे हैं डेंसर, तो उसका मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका। जितना ज्यादा डेंस पॉपुलेशन होती है उतना ज्यादा आपको कमरे में रहना कम मिलता है, आपका घर छोटा होता है। लग रही है सामने? हाँ,
तो एयर क्या है? रेयरर मीडियम है। तो जैसे अगर हम ग्लास की बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे तो वो और डेंसर मीडियम है। अगर हम ग्लास की बात करेंगे तो और डेंसर मीडियम है। अगर हम डायमंड की बात करेंगे तो वो सबसे ज्यादा डेंस मटेरियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। ज्योतिका, यस बेटा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों चेंज होंगी। आपके पास एक ये वाला भी फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। ठीक है, म्यू इज योर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होएगी, बाकी इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्यों नहीं चेंज होएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जब करेंगे और आगे जाके बता दूंगा। ठीक है, आगे चलो। गुड। आप जब क्वेश्चन पूछते हो बेटा, अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा करो। ओनली देन यू विल थिंक कि ऐसा हो रहा है। गुड। सो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में बता दिया कि जब ये अगर अंदर चले जाती है तो रिफ्रैक्टेड हो जाएगी। ठीक है जी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन सा होगा, कोई एग्जांपल दो। यस 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 पल्लवी, सॉरी बेटा। वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर सोचो, अगर ये देखो, अगर देखो, अगर मैं बोलूं कि कोई मटेरियल, कोई लाइट रे है, वो हवा से पानी की तरफ आ रही है या हवा से ग्लास की तरफ आ रही है, तो वो ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री, ये जो डॉटेड लाइन है ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ, वो ग्ला इसकी तरफ बेंड करेगी या इससे दूर बेंड करेगी, ये बताओ। हमेशा इसको ऐसे याद रखो, यस यस यस। दूर को करेगी कि पास को करेगी? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल, गुड। तो ये इनमें से कौन सा जो है आपको लग रहा है ए और बी में, कौन सा आपको लग रहा है कि डेंसर से रेयर आ रहा है, रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहा है? ध्यान से बताओ। इसको मैं समझाता हूं अभी अभी। बी वाला लग गई समझ क्यों? वेरी गुड गरिमा। तो ये देखो, अगर हम मानते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो अगर रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं है और यहाँ पे कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, अगर यहाँ पे भी एयर है तो सपोज यहाँ पे भी एयर है। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। इसको ऐसे समझो ज्योति का। तो अगर ये लाइट आती तो इसमें जाती तो सीधा सीधा निकल जाती। लग रही है बात समझ? अब क्योंकि यहाँ पे एकदम से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया, एकदम से बहुत ज्यादा क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, और ये डेंसर मीडियम है, तो इससे क्या होगा कि वो क्या करेगी, रेदर देन दूर जाने की बजाय वो पास में आएगी। तो आपने कभी देखा होगा, अगर देखा हो या ऑब्जर्व किया हो, कि जब गाड़ी कीचड़ से एकदम से ऊपर पतरे रास्ते पे चढ़ानी शुरू करते हो ना, आप चढ़ाई कर रहे होते हो, तो पिछले टायर तो जम जाते हैं, अगले टायर ऐसे करके खिसक जाते हैं। देखो, देखना कभी ऐसा देखा होगा आपने, ऑब्जर्व किया होगा। तो देखो, कीचड़ इज डेंसर, ऊपर जो सतह है सड़क है वो क्या है, रेयरर। रख ली समझ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको किसी तरह से भी आप याद रख सकते हो। हेलो हेमराज, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा लेक्चर चल रहा होगा, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। आई एम ट्राइंग टू अपलोड द अदर लेक्चर्स एज वेल बेटा, ट्राई तो करूंगा मैं कि वो जो कल वाले लेक्चर्स हैं जो रिकॉर्ड हुए हैं वो भी मैं अपलोड कर, ठीक है, ताकि आपका कोई नुकसान हो। अच्छा, तो ये किसकी तरफ मुड़ेगी, मतलब ये कौन सी है, ये डेंसर मीडियम है और ये कौन सा है, रेयरर मीडियम है। डन। यहां पे क्या हो रहा है फिर, ए पॉइंट में? तो ये क्या हो रही है, डेंस से किसकी तरफ आ रही है, रेयरर की तरफ आ रही है। जब डेंस से रेयरर की तरफ आएगी, ये डेंसर है और ये रेयरर मीडियम है, तो क्या होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डन। इसको किसी तरह भी याद रख लो बेटा, याद ही रखने की बात है। जब से रेयरर से डेंसर में आएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
किसी भी तरह याद कर लो, इसको फॉर्मूला की तरह याद करना कर लो, ठीक है। डन। चलो आगे चलते हैं। अब आपको रिफ्लेक्शन की बता दी। अब हम आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। इसको हम दो तरह से पढ़ेंगे बेटा। पहले हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़ेंगे, पर इसको इस तरह से समझने की कोशिश करो कि भाई जैसे आप ठीक है। तो जैसे हम एक रेशियो ढूंढते हैं, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। ये रेशियो किसकी होती है? हमें पता है कि स्पीड ऑफ द एयर या स्पीड ऑफ सॉरी लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जब कोई स्पेस ना हो, जब खाली स्पेस होगी, तो मैक्सिमम स्पीड से लाइट आगे की तरफ चलेगी, ठीक है ना। ये तो हमें पता है। तो हमने क्या बोला, उसको अगर 1 मान लिया या उसको अगर हमने 100 मान लिया है, हम परसेंटेज ढूंढना चाहते हैं ताकि बाकियों की हमें परसेंटेज पता चल जाए, ठीक है जी। तो अगर हमने इसको 1 मान लिया है, मतलब 1 मान लिया या 100 मान लिया है, जो भी मर्जी मान लो, ठीक है। अगर किसी को तो एक मानना पड़ेगा। मैंने फिजिक्स की एक फॉर्मूला बताया था बेटा, किसी चीज को एक मानना पड़ता है। हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको बोलते हैं? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो वो किलोमीटर में तो कितना ही बन जाएगा, मीटर्स में भी कितना बन जाएगा, सेंटीमीटर कर लोगे तो और कितना बढ़ जाएगा। तो ये हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी को एक मान लेते हैं। तो इन्होंने वैक्यूम को क्या मान लिया? एक, ठीक है। इन्होंने बोला कि किसी भी स्पीड को अगर कंपेयर करना है तो हम मैक्सिमम स्पीड ऑफ दैट विल बी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम क्या किया? वैक्यूम की स्पीड होती है, स्पीड मैक्सिमम होती है वी, बाकियों की कमी होगी उससे, ज्यादा तो नहीं होने वाली। तो जब हम मैक्सिमम से मैक्सिमम डिवाइड करते हैं बेटा, तो ये हमारे पास जो बाकियों की स्पीड आएगी वो सारी एक के ऊपर आएगी, एक से कम नहीं आ सकती है आपके पास। लग गई समझ? लग गई समझ? तो जब आप इस तरह से डिवाइड करते हो, 1 से डिवाइड करते हो किसी भी चीज को, तो वो उसकी स्पीड जैसे 2 को करोगे, इसकी स्पीड जो करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा ही आएगी, कम नहीं आ सकती है, ठीक है। तो जब हमने वैक्यूम की बात की तो वैक्यूम को ए एक मान लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर की स्पीड उससे कम हो जाएगी। यहाँ पे ये देखो, जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, डायमंड की देखो कितनी ज्यादा है वैल्यू। इसका मतलब ये है बेटा कि ये जितनी वैल्यू एक से ज्यादा आ रही है, उतना मीडियम डेंसर है। ओके ओके बेटा रोहित, जितना ये इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने का क्या मतलब है हमारे पास बेटा कि भाई जब भी कोई स्पीड हमें देखनी है, हमें मैक्सिमम स्पीड से डिवाइड करते हो। अपना नंबर निकालने हैं आपको, आपके कितने परसेंटेज नंबर आए, तो आप क्या करते हो? डिवाइड बाय 100 नहीं करते। परसेंट का क्या मतलब होता है? लगी समझ? तो परसेंट होता है मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करते हो। तो एयर की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है? वैक्यूम में। ये आपको पता है, ये तो हमें पता है, वैक्यूम में मैक्सिमम। तो वी से डिवाइड करोगे उसको। जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे थे हम, याद है? उसमें भी हमने क्या था? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस एट 4 डिग्री सेल्सियस। और मैंने क्वेश्चंस भी बहुत पाए थे आपको। रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम किस टाइम पे होती है? 4 डिग्री पे। याद है? हमने उसको 1 मान लिया था, याद है? और फिर हमने ऊपर लिखा था कोई भी सब्सटेंस होगा, चाहे मैं वाटर की कर रहा हूं, चाहे मैं मिल्क की कर रहा हूं, कोई भी रिलेटिव डेंसिटी करता हूं चेक, तो मैं उसी से मैक्सिमम चीज से डिवाइड करता हूं। तो मेरे पास लाइट में मैक्सिमम वैल्यू कहां आएगी? वैक्यूम में। तो मैंने वी से डिवाइड कर दिया। व्हाट इज सी? दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल मीडियम, ठीक है बेटा। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं वैक्यूम में बात कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी। वी जो है, सॉरी दैट्स ए वेरी ग्रेट मिस्टेक, सॉरी सॉरी। वी इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम and C is the light in the vacuum. That is another concept. Okay, so okay, sorry, sorry. So what I'm trying to say is किसी भी चीज है जो मैक्सिमम वैल्यू है, वॉल्यूम उसमें आएगा सी में। सी को डिवाइड कर दिया हमने, जो भी मटेरियल मीडियम से डिवाइड करना है, जिस भी मटेरियल मीडियम की चाहिए हमें, ठीक है। तो ये वैक्यूम की जो स्पीड ऑफ लाइट होगी डिवाइडेड बाय दैट इज व्हाई इसकी वैल्यू 1 से ऊपर आएगी हमेशा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कि अगर आप 100 से डिवाइड करोगे किसी भी चीज को, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, पॉइंट से, किसी से भी, उसकी वैल्यू उससे तो ज्यादा ही आएगी। जैसे अगर 1 से डिवाइड कर रहे हो किसी चीज को, तो उसकी वैल्यू 1 से ऊपर आएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो? तो इन्फिनिटी आ जाएगी। 1 डिवाइडेड बाई 0 इज इन्फिनिटी।
ठीक है, तो इट कैनॉट बी जीरो। लाइट ट्रेवल करती है बेटा, जब तक हमारे पास, जहां तक हमें समझ आ, लाइट तो ट्रेवल करती है हर जगह पे। उसकी स्पीड स्लो या कम हो सकती है, या उसकी स्पीड क्या कहते हैं, वैक्यूम से ज्यादा नहीं हो सकती, जीरो हो ही नहीं सकती है। अगर हो गई तो बेटा फिर our understanding of the physics will collapse, and that is what we are looking for। अगर आप ब्लैक होल की बात करो तो वो लाइट को भी एस्केप नहीं करने देता, इतनी उसकी वो होती है, समझो, ब्लैक होल की। तो उसका ग्रेविटेशनल और गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वो लाइट को एस्केप नहीं करने देता। तो इस वहां पे भी जीरो नहीं होती, बट वी डोंट नो कि क्या होता है वहां पे। चलो आगे चलते हैं हम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी ज्यादा होगी, ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर विल बी द स्पीड ऑफ लाइट। ये याद रख लो, जैसे हमने ये वाली बात की थी। लेट मी क्लियर इट। तो हमने बात की थी सबसे कम स्पीड कहाँ, सबसे कम मतलब सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होगी, जहां पे वैल्यू मैक्सिमम कम होगी। यहाँ पे वैक्यूम में सबसे कम वैल्यू है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह की आपको बताता है कि कितना इसको चलने में दिक्कत होएगी। ठीक है ना, कितना चलने में, जितनी वैल्यू ज्यादा आएगी उतनी वैल्यू इसको चलने में दिक्कत होएगी आगे। ठीक है जी। चलने में कठिनाई कब होएगी, तो ये फ्रिक्शन बनाता है, एक तरह की फ्रिक्शनल फोर्स से ये बताता है आपको। ठीक है जी। तो जितना वैल्यू मटेरियल की डेंसर होएगी, ठीक है, उतना ज्यादा ये लाइट बेंड करेगी, याद रखना। यस, कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगी उतनी ज्यादा स्लो लाइट होएगी, उतनी ज्यादा लाइट बेंड होगी। डन। ओके। एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैन नॉट बी लेस देन वन। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद ही करना है, ये लाइन याद ही करनी है। इट कैन नॉट बी, वैल्यू कैन नॉट बी 0.1, वैल्यू कैन नॉट बी 0.5। ओके, इट एज ऑलवेज टू बी ग्रेटर देन वन। ओके। ओके, यूट्यूब वाला लग रहा है समझ कुछ। हाँ हाँ बोलो, उत्तरा टंडन। किसकी एग्जांपल बताऊं? देख तो रहा होता हूँ यार, और तो कोई देखता नहीं तुम्हें। ऐसा मत भूला करो, मैं तो देखता हूँ, मैं तो दोनों तरफ देखता हूँ। चलो, क्या बताऊं बेटा? उत्तरा टंडन बताओ। यस यस यस, वेरी गुड। ये वाला क्या, ये वाला अब ये तो करवा रहा हूं अभी। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा? सपोज मेरे पास एक लाइट रे आ रही है यहां से, इंसिडेंस, पीछे वाली स्लाइड, पीछे वाली स्लाइड कौन सी है? ये वाली, ये वाली बात कर रहे हो? ओके। तो इसका क्या मतलब है बेटा, ये मैं आपको इसके संदर्भ में बता रहा था। इसके संदर्भ में मैंने बोला कि जैसे वैक्यूम की स्पीड में एयर की स्पीड, सॉरी, लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, ये देखो, इसमें रेजिस्टेंस जो है वो जीरो है, लिटरली जीरो है, तभी इसकी स्पीड मैक्सिमम है 1। तो जितना जितना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जितना जितना ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वी विल से वी आर मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, वी विल से वी आर मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, यानी कि एयर में फिर भी पार्टिकल्स होते हैं, हमारे जो एटमॉस्फेयर में एयर पार्टिकल्स होते हैं, तो वो डेंसर होएगी एज कंपेयर टू वैक्यूम। और एयर के कंपैरेटिवली वाटर डेंसर होगा, वाटर के कंपैरेटिवली इथेनॉल डेंसर होएगी, और इसके खिलाफ ग्लास, और ग्लास के बाद आएगा हमारे, वो उतनी स्पीड लाइट की कम करेंगे, और जितनी स्पीड लाइट की कम करेंगे उतनी ज्यादा वो चीज बैंड होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, उतनी ज्यादा वो चीज बैंड होगी। यस 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 यस, अगर आप रेयर टू डेंसर जा रहे हो तो। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू, what was what?
नहीं नहीं बेटा श्रुति, नहीं। डायमंड की याद कर लो, ग्लास की याद कर लो, इससे ज्यादा नहीं पूछते। वैसे भी पता होना चाहिए डायमंड की मैक्सिमम होती है वैल्यू। ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे मैंने कर दिया ग्लास, और फिर यहाँ पे एयर। ठीक है, तीन सरफेस आ गई हमारे पास। तो मैंने अगर लाइट तिरछी नजर से, तिरछी एंगल से डाली है इंसिडेंट रे, तो वो बेंड किसकी तरफ होगी, एयर टू ग्लास में, टुवार्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना, सीधी लाइन एन जो बनाई है मैंने। ठीक है ना। ओके। तो इसकी तरफ झुकेगी या इससे दूर झुकेगी, हमेशा याद रखो, जब आपने सड़क से कीचड़ की तरफ जाना है तो आपने पास की तरफ घूमना है, 90 डिग्री की तरफ जाना है, सीधी लाइन की तरफ जाना है आपने। तो जैसे जैसे सीधा लाइन की तरफ जाओगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होएगा वो हमेशा ज्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ये याद रख लो। लग रही समझ? ऑफ कोर्स पता ही है, ये एंगल छोटा ही होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। जितना जितना इसके पास जाए जाओगे उतना उतना एंगल वो कम होता जाएगा। जब मैं बिल्कुल इसकी तरफ चला गया एन की तरफ, तो वो बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, एंगल बिकम जीरो। ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड रे जो अंदर की तरफ गई है हमारे पास, उसका एंगल हो जाएगा कम। ठीक है। यस, गुड करीमा। यस, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वेरी गुड करीमा। तो यहाँ पे हम एयर और ग्लास की बात कर रहे हैं, हमें पता कि ग्लास डेंसर है। तो जैसे एयर से एंटर कर रहा है तो कहां की तरफ घूम रहा है, इट विल मूव टुवार्ड्स द। ठीक है। ये यहीं तक रहेगा जब तक कि ये फिर से दूसरे किनारे की तरफ नहीं पहुंच जाता। जब ये दूसरे किनारे की तरफ पहुंचेगा बी पॉइंट पे, तो फिर क्या आ रहा है, यहाँ पे ग्लास से बाहर निकल रहा है। तो ग्लास क्या है, डेंसर। डेंसर टू जब रेयर जाएगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे, दूर जाएगा। तो जैसे क्या, क्योंकि बाहर क्या है, रेयरर मीडियम है, अंदर क्या है, डेंसर मीडियम है, डी टू आर जाएगा तो इट विल मूव अवे। ठीक है, दूर जाएगा उससे। तो ये देख लो। अब मैं अगर इसको नाइट, इसको हम देखें, अगर यहाँ पे ग्लास ना होती तो लाइन सीधी आती। ठीक है, सीधी आती। तो इन दोनों के बीच में जो इमरजेंट रे है जो बाहर निकली है, और जो पहले अगर सीधी आती, अगर ग्लास ना होता वहां पे तो सीधी लाइन आती। तो वहां के बीच में जो डिफरेंस होगा हम कहते हैं दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं हम उसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब इतना ज्यादा इसकी लाइट बेंड हुई है, इतने इतने डिग्री इसकी लाइट बेंड हुई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो हम इस चीज को इन दोनों के बीच में, सी और डी के बीच में जो डिस्टेंस को बोलेंगे दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। शिवम कुमार जी, क्या रिपीट करूं? मैंने बोला कि जब आप एयर से ग्लास में जब जाएंगे तो, क्योंकि आप रेयर टू डेंसर जा रहे हैं, पतली जगह से आप घनी जगह पे जा रहे हैं, तो आप कहां पे जाएंगे, कहां पे मूव होएंगे, अंदर की तरफ मूव होएंगे 90 डिग्री में। कम हो गया, आपस में जुड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। आपके लिए स्पेस कम है। आप घने घने, अगर आप गांव से जाते हो शहर की तरफ तो वहां पे भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है ना, डेंस। ठीक है ना। तो फिर आपको घर, पहले आप हवेलियों में रहते हो, आप बड़ी बड़ी गाँव में बड़ी बड़ी हवेलियां होती है, बड़े बड़े खुले खुले घर होते हैं। जैसे आप शहर में आते हो छोटी छोटी जगह पे रहना शुरू करते हो। तो ये देखो, जैसे आप शहर की तरफ आए तो आपके पास जगह होगी कम। ठीक है। जब आप गांव में थे एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज मोर। ठीक है, धक्का मुक्की जाना पड़ता है। यस। किसी ने अगर दिल्ली की, मैं तो ट्रैवल किया हूँ दिल्ली में काफी, तो जैसे दिल्ली की मेट्रो में जाना हो, टाइम हो अच्छा 9-10 बजे वाला, तो पता धक्का मुक्की कितनी होती है वहां पे। तो सोचो वैसे ही है। तो स्पेस कम बचती है, तो इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी लेस। ठीक है। यस, अमित सिंह, गुड। तो जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाओगे, गांव से शहर से गांव की तरफ जाओगे, फिर जगह हो जाएगी खुली, लोग घर भी खुले, हर चीजें खुले। तो एंगल ऑफ इमरजेंट बोलते हैं हम इसको, वैसे ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मोर। लग गई समझ? कम और ज्यादा। इज इट गुड? समझ लगी? अब यही एक्सपेरिमेंट अगर मैं आपको रियल में करके दिखाऊं तो आपको ऐसा दिखेगा कुछ। ध्यान से देखो इसको। समझ लग रहा है आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं? समझ लग गया बेटा?
तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर ये उंगली सीधी रखता है और बीच में हम रख देते हैं ग्लास स्लैब, और हम देख रहे हैं इस तरफ से, ये इस उंगली को नीचे को यहाँ पे पीछे ग्लास स्लैब रखी है, ये सपोज ग्लास स्लैब है, ठीक है ना। तो मैं क्या देखूंगा, मैं देख रहा हूं पीछे से इस तरफ से, तो मेरे को लगेगा कि ये जो है मेरी उंगली टेढ़ी हुई पड़ी है, समझ रहे हो। तो एक्चुअल में तो टेढ़ी नहीं है ना, एक्चुअल में तो कुछ नहीं है, एक्चुअल में तो अगर आप वो ग्लास ऊपर कर लो तो ये आंखों का दुख है, ठीक है। तो ये आंखों का धोखा है, ध्यान रखो, रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ द लाइट, ठीक है जी। बट दैट इज एन ऑप्टिकल काइंड ऑफ इल्यूशन। इल्यूशन होता है धोखा, जो सामने प्रत्यक्ष ना हो, उसको हम बोलते हैं जो सामने से ना हो। उंगली थोड़ा टेढ़ी हुई है, अगर आप उंगली को ऊपर करोगे तो सेम मीडियम आ जाओगा आपकी आंखों में, और ये जो उंगली के पास एयर ही है ना, ठीक है। तो एयर में तो कोई बेंड नहीं होगी लाइट, क्योंकि मटेरियल मीडियम चेंज नहीं हो रहा। लेकिन आप ग्लास में चले जाओ उसको, तो मटेरियल मीडियम चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में और जो गिलास में जो है वो मटेरियल मीडियम चेंज हो रहा है। लग रही समझ? इसीलिए, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पीड ऑफ द लाइट इज मोर इन एयर एज कंपेयर टू ग्लास। डन बेटा? यस, वेरी गुड करीमा, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। इतना समय लग गया बेटा, चलें आगे। यूट्यूब वालों, किसी का कोई क्वेश्चन? वॉइस कट रही है सर, आई डोंट थिंक कि वॉइस कटनी चाहिए बेटा। यूट्यूब वालों बताओ, इज इट ओके? डन डन डन। ओके 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 सिमरन। मूव ऑन टू एक, आई थिंक लड़की ने क्वेश्चन पूछा था सर 90 डिग्री क्या होगा, तो ये देखो बेटा, ठीक है। 90 डिग्री पे ये फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइट वैसे की वैसी नाइट चले जाएगी, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये तो पता ही है कि भाई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कभी भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं होगा, ठीक है जी। ओके, दिस इज योर फर्स्ट लॉ, ठीक है जी। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होएगा एंड द नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या लॉ कहता है कि भाई इनकी रेशियो एंगल ऑफ ए और ए, ठीक है ना, एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। क्या बोलता है वो, कांस्टेंट होता है। ये देखो, कांस्टेंट मतलब दैट विल डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ, जिसको आप म्यू भी बोलते हो। कोई नहीं, आप जाओ बेटा, कोई बात नहीं, ओके। तो इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दूसरा जिसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर मैं इसका साइन लूंगा, साइन ऑफ आई ओवर साइन ऑफ आर, ठीक है, तो मेरे पास ये जो एक रेशियो आएगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर म्यू होता है, यस म्यू हम इसको बोलते हैं, दैट इज अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ये काम भी करके आए, एक ये भी पूछ के आए थे। ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब हम इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ी थी तब हमने एक ये डेफिनेशन पढ़ी थी, याद है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट अगर 100 है या 1 है, उसको डिवाइड कर दो किसी भी एंगल से, 2 से या 3 से या किसी से भी कम है, क्योंकि बाकी में तो कम ही आएगी ना वैल्यू, छोटी वैल्यू आएगी। क्यों? स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहां पे है, वैक्यूम में। तो यहाँ पे 1 लिख दिया आपने, ठीक है। अब डिवाइड कर रहे हो एयर से, तो एयर से तो उसकी वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है, वाटर से और ज्यादा रेजिस्टेंस है, इथेनॉल से और ज्यादा स्पीड कम हो जाएगी, ग्लास में तो और कम हो जाएगी, और सबसे कम कहाँ होगी, डायमंड में। तो अगर आप डायमंड से कंपेयर कर रहे हो तो आपकी वैल्यू हमेशा ऊपर, अगर डिनोमिनेटर छोटा है हमेशा न्यूमरेटर से, मैडम से भी पूछ लेना आप, डिनोमिनेटर हमेशा छोटा है न्यूमरेटर से, तो वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। याद है, ये बात थी, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी, और जो डेफिनेशन है वो है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि भाई द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी कि अगर हम एयर से वाटर की बात कर रहे हैं या एयर से ग्लास की बात कर रहे हैं, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ आई ओवर साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इज ऑलवेज ए कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज योर एंगल इंसिडेंस ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, डन।
इसको समझना, अब नहीं लगा समझ, मेरे को पता है, कोई बात नहीं, अभी समझा देता हूं। तो हमने क्या किया, ये देखो, हमने कहा, एक मिनट, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, ठीक है, ओवर साइन ऑफ एंगल ऑफ आर। आर इज रिफ्रैक्टेड रे, हम बात कर रहे हैं, तो उसका एक कांस्टेंट होगा म्यू वन ओवर म्यू टू। ठीक है, देखो ये एयर है, ये गैस है या ग्लास है, इस तरह समझ लो। ठीक है, लग गई समझ ये? डन। इतना समय लगा क्या नहीं? ये देखो, मैंने यही चीज लिखी है, एन आई साइन आई, एन आर साइन आर। ठीक है जी, यस। इसको मतलब समझो अभी, आगे मैं क्या बोल रहा हूं। साइन आई, ठीक है, साइन टू बाय आया था, टू बाय वन आया था, टू बाय वन, तो ये ग्लास के साथ हो जाएगा। और तो इसको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेसिकली, इसको इस तरह से समझो बेटा। हम्म, कहाँ गई वो वीडियो? हाँ, ये देखो, इसको मैं साफ कर देता हूं एक बार। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ पे आएगा? ग्लास में। तो यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको यूजी बोल दें, म्यू जी, और एयर में हमने बोल दिया म्यू ए। ठीक है, ओके। एंगल जब म्यू ए का बात करेंगे तो उसके साथ लेंगे इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन आई, ठीक है ना। एंगल ए, एंगल आई, सॉरी, ये समय लग रहा है। म्यू ए के साथ हम ले रहे हैं एंगल ऑफ साइन ऑफ आई, और म्यू जी के साथ यानी कि ग्लास के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले रहे हैं, उसके साथ ले रहे हैं रिफ्लेक्टर आर। ठीक है, तो अगर मैं ये कर रहा हूं तो स्नेल्स लॉ कह रहा है, इसको समझो एक बार। म्यू एयर, ठीक है, इंटू साइन आई, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू जी इंटू साइन आर। ये कैसे आया? हमें पता है साइन आई बाय साइन आर था ना, स्नेल्स लॉ, आई बाय आर, लग गई समझ। इज इक्वल टू क्या आएगा? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू जी, जिसकी तरफ गया है, ओवर म्यू ए। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरह से आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। लग गई समझ? तो लेट मी शो यू अब इसका फायदा क्या है, कि वाई ये ऐसा ही होगा। ठीक है, लेट मी रिमूव इट। ये समय लग गया बेटा, म्यू ए ओवर म्यू इंटू साइन आई इंटू ये आ गया, ठीक है ना। अब इसको ये मत समझो कि क्या वैल्यू है, मेरे को ये बताओ। ठीक है, सॉरी, सॉरी 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 सॉरी, ओके। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। अगर कोई भी वैल्यू, हमें कुछ नहीं करना अभी। अभी ये देखो, एक तरफ है मेरे पास 6, एक तरफ है 8, ठीक है, ध्यान से देखो, 6 और 8, ठीक है, डन। दूसरी तरफ है मेरा पास 12, इंटू कितने मल्टीप्लाई करूं तो इक्वल आ जाएगा? ध्यान से बताना, ध्यान से बताना, 4, ठीक है ना। लग गई समझ? 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये मतलब 6 था ना, ये 6 था, उसकी तरफ मैंने क्या कर दिया? वैल्यू डबल कर दी, तो ये क्या हो गया? रेयरर। ये क्या हो गया? डेंसर। लग गई समझ? ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है देखो, इसको मेरे को किसी और से कलर से करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 8, सपोज 8 है, तो दूसरी तरफ कितना हो जाएगा? लग गई समझ? हाफ। इसको मतलब समझ लग रहा है? अब इसको इस तरह से समझो, अगर मेरा, या अगर यानी मैं रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहा हूं, कम है ना वैल्यू, 6 12 से कंपैरेटिवली कम है,
ठीक है ना? तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, अगर आप रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहे हो, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना मेरा 8 डिग्री, तो कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा 4 डिग्री। ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं ये 80 डिग्री है तो ये सपोज 40 डिग्री है, यही होगा, 0 0 ही बढ़ा दी मैंने। तो ये बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल करेगा कि वे फ्रॉम दी नॉर्मल करेगा? ध्यान से देखो इस एंगल में, यहां पे देखो, इसको मेरे को रिमूव करने दो। यस, अब पता चला क्यों हम बोलते हैं टुवर्ड्स दी नॉर्मल और अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, क्लैरिटी आई, कुछ समय लगा? तो ये एंगल हमेशा कम आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है अगर आपका ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम ही होगा। ठीक है जी, लगी समझ? ये कंसेप्ट लग गया समझ बेटा यूट्यूब वालों? यस 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 प्रीति। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं जिसको नहीं समझ लगा। तो हमें पता है स्नेल्स लॉ ये चीज बोलता है, ठीक है? और क्यों बोलेगा, देखो साइन आई है ना, जहां पे इंसिडेंस आ रही है, इंसिडेंस रे पे मटेरियल मीडियम कौन सा है? ग्लास है? नहीं, कौन सा? एयर है। ये देखो, जब मैं यहाँ पे लाइट रे कर रहा हूं, यहाँ पे एयर है, तो मैं क्या लूंगा? मैं म्यू किसका लूंगा? मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी लूंगा? एयर की लूंगा, सीधी सी बात है ना? तो ये क्या बोलता है, साइन आई इंटू म्यू आई, लगी समझ, इज इक्वल टू, यस, रेशियो ऑफ साइन। तो वही मैं बताया हूं बेटा, उसी को रिफ्लेक्ट करके मैंने आपको बताया ये देखो। तो मैंने जहां पे साइन आई डाला है उसके साथ मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डाली है। मैंने बोला ये किसके इक्विवेलेंट होगा, कि जब मैं साइन रिफ्रैक्शन, जब मैं रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां की, जे कब है, रिफ्रैक्शन कहां पे आ रहा है उसका? ग्लास में। तो मैं किसकी, ग्लास की बात करूंगा, मैं करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? इज इट इजी नाउ? ये समय लग रहा है? तो इसको 6 मान लो, इसको 8 मान लो, ठीक है? तो इसको 12 × 4 कर दो, ठीक है ना? लग रहा है समझ अब? तो इट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर आप रेयर टू डेंसर जाओगे, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम होगा। और अगर आपका दूसरी तरफ मीडियम जो है वो रेयरर है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है जी, दिस इज वेरी क्लैरिटी। इससे ज्यादा क्लैरिफाई नहीं कर पाऊंगा बेटा मैं, ये मैक्सिमम क्लैरिटी है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड। अब ये समझ लग जाएगी आपको, ठीक है? ये मैंने आपको करके बता दिया है, एग्जाम्पल देके, इसको पढ़ लेना बेटा। कोई चीज नहीं समझ लगती कल फिर पूछ लेना, ठीक है? ये सब कुछ अगर आपने दोबारा वीडियो देख लोगे तो आपको समझ लग जाएगा मेरे हिसाब से। आई हैव मेड इट मच मोर क्लैरिफाइड राइट नाउ, ठीक है ना? चलें आगे। Okay. Now we need to go through what the first formula gives us refractive index of medium, but Snell's give us the ratio of the refractive between the two material. Right? Yes. Very good, Shruti Singh. Shruti, अब लड़की हो के लड़का हो, Singh usually we call for male. I don't know to how to address you. Shruti. Okay, girl. Okay, Shruti. Very good. Good. You are thinking the right way, Shruti. बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं बात करता हूं स्टिक या पेंसिल ओब्लिकली वो हमें दिखता है वाटर में, तो वो क्यों दिखाई देगा? ये सारा कुछ समझ लग रहा है आपको? ओके, ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये आपको जो अगर कोई स्टिक डालोगे पानी में तो वो बेंड होती नजर दिखाई देगी। अगर आप एक क्या कहते हैं पेंसिल डाल रहे हो पानी के गिलास में, तो आपको बेंड होती क्यों दिखाई देगी? इसको देख लेना। फिजिक्स में हम मानते हैं कि इमेज कहां से बनती है। देखो इमेज कहां से बनती है, इमेज हमेशा बनती है ऑब्जेक्ट से, ठीक है? ये एक कन्वेंशन है फिजिक्स की। तो जैसे जैसे ये यहाँ पे डेंसर कौन सा है, और ये बताओ मेरे को कि रेयरर कौन सा है? क्योंकि पानी से रेयर आएगी हमेशा, जिसको देखना है ना ऑब्जेक्ट जहां पड़ा होगा वहां से रे आएगी। तो हम इसको देख रहे हैं, इसके इसके तने को देख रहे हैं ना, तो वहां से लाइट रे आ रही है। तो पानी इज डेंसर, है ना? तो ये जा रही है डेंसर टू
रेयरर, आप यहां से देख रहे हो, ठीक है ना। तो जैसे ये बिल्कुल सी और डी पे पहुंचेगी लाइट रेज, तो इट विल बेंड डेंसर टू रेयरर, अवे और टुवर्ड्स, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो जैसे ये 90 डिग्री से अवे की तरफ मूव करेंगी, तो ये आपकी तरफ पहुंच रही है। बट इसमें अचंभा होने की एक बात है कि क्योंकि हमारी आंखें बेंड होती लाइट को नहीं देख सकती, हमारी लाइट सिर्फ सीधी हुई लाइट को देख सकती है। तो ऐसे करके सी और डी को अगर पीछे को मूव करेंगे तो हमें लगेगा कि ये लाइट बेंड हुई है, एक्चुअल पोजीशन भी दिख रही है उसकी और बेंड हुई भी दिखेगी। ठीक है जी, डन डन, ओके दैट्स गुड। आगे चलते हैं फिर। तो अगर मैंने ये सारा प्रोसेसेस इसी में सारे एप्लीकेबल हैं, ठीक है, ये देख लेना, ठीक है, पढ़ लेना इसको। स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल एट नाइट, क्यों होता है ऐसा, ट्विंकल क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टार जगते बुझते बुझते नहीं है बेटा। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज होता है, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर हर एंगल पे, ठीक है। तो इसीलिए वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होती है और हमें लगता है कि वो जग बुझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यस, मटेरियल मीडियम के कारण, ठीक है। अगर आप स्पेस से देख रहे हो, अगर मैं मून से देख रहा हूं, क्योंकि मून का एटमॉस्फेयर नहीं है, और मैं मून से देख रहा हूं तारों को, तो मेरे को कोई तारा ब्लिंक जगबुझता नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे उसका एटमॉस्फेयर नहीं है। लग रही समझ, ये सिर्फ अर्थ के कारण है। गुड संकेत, ठीक है जी। तो एयर और वाटर के अगर बीच में अगर मैं कोई देख रहा हूं, तो अगर हमें दिखेगा कि फिश यहां पे आ रही है, तो अगर मैं फिश को पकड़ने जाऊंगा तो मैं उसकी इमेज को पकड़ने की जाऊंगा, पर उसकी डेप्थ उससे ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये अपरेंट डेप्थ है, मतलब जो हमें लग रहा है, और जो रियल डेप्थ होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। लग रही समझ, ये क्यों होता है और कैसे होता है, ये हम करके आए थे, ठीक है ना। दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कहना मतलब है कि ये जो इमेज होगी फिश की वो ऊपर उठती दिखाई देगी, बट फिश जो होगी वो एक्चुअली ज्यादा डेप्थ पे होगी। इसी तरह अगर आप सिक्का डालो एक गिलास में, मैं ऊपर से देख रहा हूं, तो सिक्का डाला तो वो नीचे है, लेकिन अगर इसमें पानी डाल देता हूं मैं, तो वो क्या होगा, मेरे को इसकी इमेज प्रतिबिंब यहाँ पे पानी दिखाई देगा, यहाँ पे ऊपर, ठीक है ना, ये यहाँ से ऊपर आ जाएगा। इसका रीजन भी वही सेम है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी आंखें कभी भी बेंड हुई चीज को नहीं देख सकती, हमारी आंखें सीधी देखेंगी, ठीक है। तो अगर आप सीधी देखना चाहते हो तो इसी का प्रतिबिंब यहाँ पे पड़ रहा है, ये इल्यूजन है, इसको बोलते मिराज। आगे हम पढ़ेंगे। जो इल्यूजन है, जो धोखा है, जो आंखों का धोखा है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी आंखें बेंड हुई लाइट को नहीं देख सकती हैं, हमारी लाइट सीधी देखने की कोशिश करेगी, इसीलिए उसका प्रतिबिंब ऊपर दिखने को मिलेगा। अगर आप पानी को में पकड़ने जाओगे तो आप यहां से पकड़ोगे तो ये दिखेगा ही नहीं आपको, एक्चुअल डेप्थ तो उसकी नीचे होगी हमेशा। गुड गुड गुड। नाउ वी हैव डन ऑल दिस थिंग, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, चलो लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट नाउ। हमने कहा कि वाटर से एक जो लाइट रे है वो बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। नाउ ऑलवेज लेट मी टेल मी, ठीक है ना, एक चीज बताओ मेरे को, जब वाटर से एयर की तरफ जा रहा है तो डेंसर टू रेयरर की तरफ जा रहा है। जब डेंसर टू रेयरर की तरफ जाएगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे, टुवर्ड्स और अवे, इट विल बेंड अवे, इट्स गुड। तो आपने 45 डिग्री पे एक रे भेजी तो आपने को पता लगा कि वो 70 डिग्री पे मुड़ गई है। आपका मन और किया कि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाता हूं, तो आपने 45 से 48 करके देखा तो 81 डिग्री बेंड होगी वो लाइट, ऊपर से इतना ज्यादा बेंड होगी। तो क्या कि अगर 81 डिग्री हो सकती है, आपने बोला मैं पूरी 90 डिग्री करके देखता हूं, तो आपने एक एंगल और इंक्रीज कर दिया। जब आप 49 डिग्री पे लाओगे तो क्या अब लाइट रे रिफ्रैक्ट होएगी, उस मीडियम में जाएगी, एयर में जाएगी? नो। वो क्या करेगी, क्योंकि 90 डिग्री पूरे बैंड हो गया, देखो ऐसे करके 90 डिग्री हो गया पूरा, तो जो ये राइट रे है ये अंदर ही रह रही है, समझ रहे हो, अंदर ही रह रही है। इसके आगे जोन सा भी एंगल होगा ये होगा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एट क्रिटिकल एंगल क्या होगा, जो भी लाइट रे रिफ्रैक्टेड होगी वो पैरेलल टू द सरफेस मूव करेगी, ठीक है। अब जो भी एंगल इससे बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जो इससे बढ़ेगा 49 से ऊपर जाएगा, वो क्या होगा कि वो अंदर की अंदर ही रह जाएगी, मतलब वो बाहर निकलेगी ही नहीं, वो एयर में आएगी ही नहीं।
अगर एयर में नहीं आएगी तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो ये अंदर ही और अंदर घूमती रहेगी, ठीक है। तो वी कॉल दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल मतलब अंदर, टोटल मतलब पूरी, मतलब एक भी अंश इसका बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। एक भी लाइट रे बाहर नहीं जा रही, सारी की सारी अंदर ही घूमी जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। और ये क्यों होएगा, कब होगा, जब एक क्रिटिकल एंगल अचीव हो जाएगा। क्या रिबिका, क्या नहीं समझ लगा? 49 डिग्री क्रिटिकल एंगल है। इसके ऊपर जितना भी होगा, जितना भी आप एंगल लाइट डालोगे, 50, 51, 52, 60, जितना भी डालोगे, वो सारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होगा। एट 49 डिग्री इट विल नॉट गो आउट, इट विल मूव पैरेलल। लग रही समझ? पैरेलल टू द सरफेस, इट विल नॉट गो आउट, क्योंकि ये दूसरी तरफ जा ही नहीं रही तो रिफ्रैक्शन होएगी नहीं। रिफ्रैक्शन क्यों नहीं हो रही बेटा? क्योंकि वाटर में ही रह रही है, तो वाटर की जो स्पीड है वो उतनी रहेगी। अगर ये एयर में जाती तभी इसकी स्पीड बढ़ती, तभी रिफ्रैक्शन होती, तभी बैंड होती लाइट। पर हमने कुछ इस तरह से एंगल डाला है ताकि जितना एंगल भी डाल रहे हैं वो अंदर की अंदर ही तरफ जा रहा है। अगर मैंने यहाँ पे सोचो 100 लाइट रेज भेजी हैं, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन का क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। डन। बाकी सेम चीज है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन, बट इन द सेम मीडियम। ओके, एट अबव द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के ऊपर जितनी भी लाइट रेज आप फेंकोगे, अगर मैंने 100 लाइट रेज फेंकी है क्रिटिकल एंगल पे, तो मैं अगर दूसरी तरफ देख रहा हूं तो मेरे पास 100 की 100 लाइटें रेज पहुंच रही हैं, ठीक है। कोई भी लाइट रे एस्केप नहीं करेगी। लग रहे हो? और ये कब होगा, इसकी नंबर वन कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, द लाइट रे शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। अगर रेयर टू डेंसर जाएगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी बेटा, दिस यू शुड नो। ओके, एवरीबॉडी गॉट माय पॉइंट? ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। दो आपको मैंने चीजें बताई हैं, ठीक है। ये चीजें याद रखो क्योंकि क्वेश्चन मैं यहीं से डालूंगा आपको, घुमा घुमा के, ताकि आपके दिमाग का दही हो, ठीक है जी। इस बार भी डाले थे क्वेश्चंस काफी जिसमें आपका दिमाग का दही हुआ होगा, ठीक है। बट इट्स गुड आप उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि बनाने में भी उतना टाइम लगता है बेटा, ठीक है। इस चीज को आगे आपको तरफ बनाने की, ताकि एक कहीं एंगल में कहीं तो थोड़ा सा घुमा दो, ताकि आप थोड़ा सा उसको करने में थोड़ा सा सीख जाओ कि ये शायद पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। बट आपको ये सब कुछ बेटा, ये हर चीज का डिफरेंट होता है साहिल। ये तो मैंने एक एग्जांपल बताई, जस्ट एग्जांपल है। 49 डिग्री मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, हर एक एंगल का डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं डायमंड की बात करता हूँ, उसका क्रिटिकल एंगल है 24.2 डिग्री, ठीक है जी। यस, गुड। तो 24.2 डिग्री से जितने भी उसका एंगल जितना भी हायर होगा, तो वो सारे का सारा इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। हर चीज का डिफरेंट होता है, ठीक है जी। वो हम आगे आगे और पढ़ेंगे इसको। तो ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था, ये नहीं आपको 49 डिग्री वैल्यू याद कर लो हर चीज के लिए, ठीक है। ये तो मैंने एग्जाम्पल देके समझाया आपको। डन। ओके। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, ये जो है क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट कॉजेज द रिफ्रैक्टेड रे टू स्किम राइट अलोंग द बाउंड्री इज नोन एज द क्रिटिकल। मतलब लाइट रे स्किम मतलब पैरेलल टू दी बाउंड्री को मूव करती है, ठीक है। इसके आगे जितना भी डालोगे तो अंदर रिफ्लेक्ट ही होएगी, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल के लिए क्या कंडीशन है कि क्रिटिकल एंगल पे जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कितने डिग्री पे मूव कर रही है, 90 डिग्री पे। ये भी क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं। At critical angle, the angle of incidence should be greater than angle of refraction, or angle of incidence should be greater than 90 degree, और angle of refraction should be greater than 90 degree। समझ रहे हो? कंफ्यूज करने की बात कर रहा हूं आपको। तो उसने क्या बोला है, क्रिटिकल एंगल पे क्या होना चाहिए, एट क्रिटिकल एंगल is the critical angle is the angle of incidence that produces the angle of refraction, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री।
तो मैं बात कर रहा हूं, आपने साइन आई बाय साइन आर पढ़ा था ना, ठीक है ना? तो साइन इंसिडेंस वो होगा जिसपे साइन 90 आ जाए। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है बेटा, ठीक है? तो आप इस तरह से किसी का भी क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो। इसको अगर कैलकुलेट आपको पता हो आर कितना है, अगर मतलब मेरे को पता है कि अंदर ग्लास है और बाहर एयर है, तो मेरे को पता है हमने वैल्यूज ये देखो ढूंढी हुई है सारी की सारी। म्यूटर ग्लास की कितनी है इसमें देखो, ग्लास की कितनी वैल्यू है बताओ, ठीक है? ग्लास की वैल्यू 1.5 के मान लो, है ना? तो अगर मैं बात कर रहा हूं एयर की वैल्यू अगर 1 नहीं मान लेते हो, ये 1 नहीं मान लेते हो, है ना? तो मैं देखता हूं कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, इसका इनवर्स। ये अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला था, इसका भी इनवर्स निकाला जाता है 1/5 पॉइंट को डिवाइड करो 1.0029 से, ठीक है? तो कितना वैल्यू आती है, ये उसका फिर साइन इनवर्स निकालना पड़ता है। ये आपके मतलब की बात नहीं है, बट बेसिकली हम हर चीज का क्या निकाल सकते, क्रिटिकल हमें एंगल पता होता है। ठीक है जी, आगे चलें। और आपको कंडीशंस बता दी मैंने, ये देखो हमने निकाला है कि भाई एयर से ग्लास में, ग्लास से एयर में, सॉरी 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 सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्लास टू एयर। अगर ग्लास डायमंड से, डायमंड का निकाल रहा हूं मैं, तो हमेशा मैंने कहा डेंसर टू रेयर जाना चाहिए, ठीक है? डेंसर टू रेयर जाना चाहिए। तो ये देखो डेंसर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कितना होना चाहिए मेरे पास ना, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये 90 डिग्री है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने निकाल दिया 24.4 डिग्री। लग रही समझ? तो 24.4 डिग्री के ऊपर जितनी भी लाइट रेस इसके अंदर जाएंगी, ठीक है, वो सारी की सारी अंदर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इसी के कारण और इसी के कारणवश ही जो डायमंड्स है वो कम लाइट में भी स्पार्कल करते हैं, ठीक है? लग गई समझ? और डायमंड की वैल्यू इसीलिए ज्यादा होती है बेटा गोल्ड से या किसी भी और प्रोडक्ट से, क्योंकि इसको तराशने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है? तराशना होता है ना कि जो बोलते हैं, हम एक कॉमन सेइंग बोलते हैं कि हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है ना? तो हीरा जब बेटा, हीरा कुछ नहीं होता, एक पत्थर होता है जो बहुत आपको अगर अगर देखो ना, पहले हीरा पकड़ो तो हीरे में तो आपको पत्थर ही दिखेगा, बहुत अच्छा क्वालिटी का पत्थर होगा बस, और कुछ नहीं होगा। लेकिन उसको हर एक एंगल को इस तरह से बनाना कि भाई वो 24.4 डिग्री जितनी भी लाइट रे आएगी उसके ऊपर होएगी, तो वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती रहेंगी, ठीक है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दैट एक्सप्लेन्स यू द कंसेप्ट ऑफ स्पार्कलिंग इन डायमंड्स। स्पार्कलिंग समझते हो? चमक चकाचौंध जी आपको दिखती है, ठीक है ना? जब आप हीरे को देखते हो तो चकाचौंध सी, तराशना, हाँ वेरी गुड, आ गई मेरे को भी हिंदी थोड़ी थोड़ी। यस, इट इज क्रूड फॉर्म ऑफ पत्थर, ठीक है? एग्जैक्टली पत्थर नहीं होता, पत्थर का क्रूड फॉर्म होता है अगर आप देखो तो उसी को तराशना पड़ता है जोहरी को, हर एक एंगल को उसको इस तरह से काटना है कि वो 24.4 डिग्री से ऊपर के जितनी भी लाइट रेज है वो अंदर ही समेट ले। तो उसके अगर आप अंदर लाइट डालोगे तो हर जगह पे वो रिफ्लेक्ट होती रहेगी। यस, लग गया समझ बेटा? चले आगे, अब हमें डिस्पर्शन भी करना है जल्दी, समय लग गया होगा तो आगे चलें, ठीक है? इसी तरह अगर ग्लास का हमें देखना तो उसका क्रिटिकल एंगल है 43 डिग्री, ठीक है? किस तरह का ग्लास होगा उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है? ओके। अब इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोला जाता है, ये आपको बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब कि 100%, ना 1%, ना 2%, ना 10%, ना 95%, कितना परसेंट? 100%। तो कोई भी लाइट रे आएगी उतना ज्यादा ही रिफ्लेक्ट होएगी, और जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट होएगी उतनी ज्यादा रोशनी पैदा करेगी, ठीक है जी? लगी समझ? ओके। नॉर्मली जो होते हैं मिरर भी रिफ्लेक्शन करते हैं, पर मिरर 90 टू 95% ही रिफ्लेक्ट कर पाते हैं जो उनके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है जी? जो एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, इंटरनल रिफ्लेक्शन हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये 100% होती है, इट कैन नॉट बी 95%, इट कैन नॉट बी 90%। ओके, यस, गुड संकेत, यू आर गेटिंग इट। ओके बेटा, समय लग रहा है?
प्रिज्म में भी यही चीज़ हम यूज़ करते हैं, हर एक एंगल को इस तरह से काटा जाता है कि उसका जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाए। यस, 100 होएगी तो 100 ही रहेगी, ठीक है? The critical angle of diamond is 24.6 डिग्री स्मॉलर देन अदर कॉमन सब्सटेंसेस। इसी का अगर ग्लास का हमने देखा था वो 43 डिग्री था, ठीक है? उसमें स्पार्कलिंग कम होएगी, ठीक है? अगर मैं देखता हूं डायमंड में उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सॉरी, क्रिटिकल एंगल है, दैट इज 24.6। यानी कि इतना छोटा क्रिटिकल एंगल होने का क्या मतलब है कि वो सारी की सारी लाइट एनर्जी अंदर लेगा और अंदर ही अंदर घुमाता रहेगा उसको। जैसे लाइट अंदर ही अंदर घूमती रहेगी उतनी रोशनी पैदा होएगी। हेलो चंचल, बड़ी लेट ज्वाइन किया बेटा। इसीलिए डायमंड के हर एंगल पे कट होता है, देखो ना ध्यान से, मेरे पास शायद फोटो होएगी। डायमंड डायमंड का पैसे इसी ना होता है, डायमंड का एंगल इसे महंगा होता है, देखो हर एंगल पे कट है, हर एंगल पे कट है, देखो। इसी को तराशने में बहुत टाइम लगा और इसी के पैसे ज्यादा, इसीलिए इसके पैसे ज्यादा है, ठीक है जी। तो ये देखो हर जगह पे तराशा हुआ है हर एंगल पे, ताकि 24.6 डिग्री से नीचे रहे। सो लाइट इज रिफ्रैक्टेड अंदर ही अंदर, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। लग रहा है समझ? नीचे वाले इसका एंगल देखो, ये मोर कर देते हैं, ऊपर वाले का कम कर देते हैं, तभी लाइट तो बाहर आएगी ना। इसीलिए। ओके, इसका सबसे ज्यादा उपयोग हमने कहाँ किया है, वो किया है फाइबर ऑप्टिक्स में। फाइबर ऑप्टिक्स में हमने इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। जो आपके घर में ब्रॉडबैंड लगा है, जो आपके घर में टीवी लगा है, केबल लगी है। अगर आपने केबल की तार निकाल के देखी हो ना ध्यान से, कुछ नहीं होता, ध्यान से देखना उसको अंदर, केबल की तार। जब आप कई बार हम एक्सपेरिमेंट भी करते थे ना, तो केबल की तार निकालते हो, पहले प्लास्टिक की शीट होती है बाहर, उसके अंदर और एक छोटी-सी इतनी मोटी-सी क्या बोलते हैं उसको, मटीरियल की बनी होती है, डेंसर मटीरियल की, है ना? और सबसे अंदर एक तार होती है, सबसे अंदर, जो सबसे अंदर, उसके ऊपर क्या कहते हैं, कवरिंग भी होती है, मैं बताता हूँ आपको, शायद मेरे पास फ़ोटो भी हो। ये देखो, ऐसे करके, ठीक है? इसको क्लैडिंग बोलते हैं, क्लैडिंग। और ये एंड में कोर होती है, यहाँ पे ये डेंसर होती है, ये रेयरर होती है, ठीक है ना? ताकि यहाँ पे क्या हो सके, पित्तल की तार, यस वेरी गुड, वेरी गुड। सिल्वर की तार भी होती है, उसको क्लैडिंग भी बोलते हैं, ठीक है? बफर कोटिंग बोलते हैं। तो इस तरह की कोटिंग की जाती है ताकि आपके घर में अच्छे से आप टीवी देख पाओ, लाइव एंटरटेनमेंट देखते हो आज, ठीक है ना? पहले आपने टीवी देखा होगा, जब हमारे हमको तो पता, वी आर द 90s चाइल्ड, तो हमें पता है कि भई जब वो क्या कहते हैं, दूरदर्शन होता था हमारे टाइम पे, तो जब हम टीवी देखते थे अच्छे से, तो वो केबल तो नहीं, वो एंटीना लगा होता था हमारी, वो आपको पता होगा एंटीना किसको बोलते हैं ना, एंटीना। और एक तार आती थी उससे नीचे की तरफ, ठीक है ना? जो सीधा उसके थ्रू जाती थी टीवी में। तो हमें देखना होता था, तो क्या होता था, कई बार रेंज नहीं आती थी, है ना? तो रेंज को करने के लिए कोई एक बंदा ऊपर चढ़ाना पड़ता था, वो इस तरह से घुमाता था। तो हेमा मालिनी अगर नाच रही होती थी, है ना? कि मैं नहीं नाचूँगी, वो शोले का गाना जो होता है उसका, है ना? वो कौन-सा गाना था उसका? जिससे शोले शोले वाले उसमें नाच रही होती, मैं नहीं नाचूँगी, है ना? कुछ ऐसा करके गाना होता था। तो वो ऊपर नाच रही होती थी, उसका ऊपर वाला हिस्सा इधर को चले जाता था, नीचे वाला इधर को चले जाता था। समझा? किसी को पता होगा ये। अब आपको नहीं देखने को मिलता है ये सब कुछ। क्यों नहीं देखने को मिलता? ड्यू टू फाइबर ऑप्टिक्स। हाँ, जब तक है जान जाने जहाँ। तो वही वाला गाना मेरे को याद है, ये वो ऐसे-ऐसे करके घूम जाती होती थी। तो पिक्चर ही पूरी डल आती थी, है ना? तो दीज़ वर टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जब हम यूज़ करते थे, तो इसलिए हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस करो अब, बस करो, आ जाओ वापस, है ना? तो इसीलिए अब जो ये चीज़ें नहीं होती हैं, क्यों नहीं होती? क्योंकि आपकी जितना सिग्नल डाला है, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल अटेन्युएशन बहुत होता था। व्हाट इज़ अटेन्युएशन? अटेन्युएशन मतलब खराब हो जाता था सिग्नल। अगर मैं यहाँ से फेंकूँगा, आपने देखा होगा, जो आप एफएम एफएम डालते हो, वो भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, रेडियो वेव्स के थ्रू होती थी पहले कम्युनिकेशन। तो क्या होता था कि रेडियो वेव्स आती थी ऐसे करके, है ना? तो आप अगर यहाँ से, अगर मैं जलंधर से जा रहा हूँ अमृतसर तक, बड़े आसान से सुनाई दे रहा है ना? अगर अमृतसर से पठानकोट की तरफ चला गया या और आगे की तरफ चला गया, या मतलब 60-70 किलोमीटर आगे चला गया, तो उसकी रेंज ना थोड़ी फट-फट-फट करके आने पड़ती है। क्लैरिटी नहीं आती अब, ठीक है ना?
दैट इज़ ड्यू टू क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ पे वेव्स आ रही हैं वो रेडियो वेव्स, ठीक है ना? तो रेडियो वेव्स सिग्नल की उसकी भी रेंज होती है 50 से 60 किलोमीटर। अब आप आगे चले जाओगे तो सिग्नल कट होना शुरू हो जाएगा, है ना? डन? तो सेम टू सेम इज़ ऑल दिस कम्युनिकेशन। जो फाइबर ऑप्टिक्स की खूबी ये है बेटा कि भई जितना आपने डाला है सिग्नल, ठीक है ना? हायर क्वालिटी सिग्नल होगा तो हायर क्वालिटी आपको दिखाई देगा। एचडी चैनल देखे हैं ना आजकल आजकल एचडी आ गया है। अल्ट्रा एचडी आ गया, 4K एचडी आ गया, पता नहीं कितने-कितने एचडी आ गए, है ना? तो बेसिकली उसकी क्वालिटी चेंज कर देते हैं बेटा, ठीक है? तो अगर आपने सिग्नल ही बहुत अच्छा क्वालिटी का डाला होगा, तो देयर विल बी नो लॉस क्योंकि इसका क्राइटेरिया ही ये है कि इसमें सिग्नल लॉस होता ही नहीं है, 0%। एक कांसेप्ट हम थर्मोडायनामिक्स में भी करके आए थे जब मैंने आपको सुपर कंडक्टिविटी के बारे में बताया था, कि अगर मैंने भाखड़ा बाँध में 10,000 मेगावाट की एनर्जी बनाई है, तो 10,000 का 10,000 ही मेरे पास पहुँच जाए, तो देयर विल बी नो लॉस। होता क्या है कि देयर इज़ कम कन अप टू 30 टू 40% ट्रांसमिशन लॉस। तो अगर आपने 10,000 बनाई है तो 4,000 से 5,000 तो यहाँ तक आपके घर तक पहुँचने में ही उड़ जाती है। क्योंकि रेजिस्टेंस होता है, देयर इज़ लॉस, देयर इज़ फलाना-ढिमकानी चीज़ें, ठीक है ना? तो अगर जितनी डाली है, उतनी की उतनी आपके पास पहुँच जाए, तो आपको कितना फ़ायदा होगा? तो यही कांसेप्ट है फाइबर ऑप्टिक्स का। आज आप 4 क्वालिटी में अच्छी क्वालिटी में लाइव टीवी देखते हो, लाइव चीज़ें देखते हो, तो वो उसकी देन है फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है? हाई स्पीड डाटा की भी जो केबल्स होती हैं, वो फाइबर ऑप्टिक्स के कारण ही बनी जाती है। तो अगर ये तार जैसे ऐसे है, तो अंदर वाला मीडियम कौन-सा होगा मेरा? डेंसर, बाहर वाला मीडियम कौन-सा होगा? रेयरर, ठीक है? तो डेंसर से रेयर मैंने 2 सिग्नल डाले, तो वो उसी तरह घूमते, 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 घूमते मेरी तरफ पहुँच जाएँगे। विदाउट सिग्नल गेटिंग डिस्ट्रॉयड, विदाउट सिग्नल गेटिंग इंटरप्टेड। लग रहा है समझ यूट्यूब वालों? ठीक है? ओके। नाउ इसका एक कांसेप्ट और भी आता है। अगर ये आपके एंडोस्कोपी किसी को पता है क्या होती है एंडोस्कोपी? एंडोस्कोपी होता है कि जैसे आपका डॉक्टर जो होता है, खास करके गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, वो क्या करते हैं, जो आंतड़ियों के स्पेशलिस्ट होते हैं, जो पेट की बीमारियों के स्पेशलिस्ट होते हैं, आंतड़ियों के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके क्योंकि उनको फ़ोटो कहाँ से पता चलेगी भई आपके पेट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है ना? तो वो आपके पेट में इतनी-सी तार डालते हैं, ठीक है? तार नहीं होती, वो क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे उसको? हाँ, मैंने बताया था आपको। तो वो डालते हैं, एक ऐसे जाती है अंदर, ठीक है? फूड पाइप से होती है आपकी, फूड पाइप से होते हुए सीधा स्टमक में जाती है। यस, यस, यस। इसको बोलते हैं एंडोस्कोपी, ई-एन-डी-ओ, एंडो, एंडोस्कोपी, यस। उसके आगे एक कैमरा लगा होता है। अब कैमरा पिक्चर्स नहीं खींचता बेटा, कैमरा क्या करता है? कैमरा वो करता है, क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइव वीडियो उसके पास चाहिए होती है। तो वो कैसे करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंडोस्कोपी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो डॉक्टर एंडोस्कोपी करते हैं, वहाँ पे कौन-सा फिनोमेना यूज़ होता है फिज़िक्स का? दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? यूट्यूब वालों, या लाइव दिखता है कंप्यूटर में कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, कहीं स्ट्रक्चर तो नहीं बना, कोई चीज वहां पे बाहर तो नहीं निकल गया, कोई हर्निया तो नहीं हो गया, है ना? तो बहुत चीजें पता चलती हैं उससे, ठीक है ना? चलो, ये भी उसी का कंसेप्ट है। नाउ वी कम टू डिस्पर्शन। आज का जो मेन टॉपिक है, आज का जो ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक ही होगा ये, ठीक है ना? या मिराजेस पढ़े हैं बस वो करके, दैट विल बी अवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। ठीक है? कल हम पढ़ेंगे लेंसेज, ह्यूमन आई और इंटरनल रिफ्रैक्शन, सॉरी, क्या बोलते हैं हम उसको, इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन, ठीक है? कल तक मोस्ट प्रोबेबली हमारा काम खत्म हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट, जो नेक्स्ट होगा फोर्सेस शायद स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? वर्क, पावर, एनर्जी एंड फोर्सेस, ठीक है? चलें बेटा आगे? पोलराइजेशन भी, हाँ, नहीं भूलता संकेत, गुड। तो डिस्पर्शन क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि ये सारी लाइट व्हाइट लाइट होती है और व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 रंगों से बनी होती है ये, सतरंगी जिसको बोलते हैं, है ना? तो 7 रंगों से बनती है, यस, मुस्कान मत तू, उसको भी पढ़ेंगे हम बेटा। तो 7 रंगों को आप कैसे बात करते हो? आपने देखा होगा कई बार छोटे होते हुए ना, स्केल का यूज़ करते थे। तो हम स्केल को किसी एंगल पे रखते थे ना, तो 7 रंग दिखते थे हमें। यस, गुड, गुड ओमकार।
ठीक है ना? तो आपको इसी को प्रिज्म भी ऐसी चीज, उसको ट्रायंगुलर शेप में होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है, बाद में होता है ग्लास ही एक तरह का। तो ग्लास स्लैब की तरह होता है, बट होता ग्लास ही है। तो उसको 3 एंगल से ऐसे ट्रायंगल करके बनाया जाता है। तो व्हाइट लाइट ये डाल के देखते हैं तो वो 7 रंगों में कन्वर्ट हो जाती है, 7 रंगों में बिखर जाती है। रेनबो इफेक्ट बोलते हैं इसको। द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं हम उसको? डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब बिखर जाना। ठीक है, अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में बिखर जाना। चले आगे। ओके, नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन? आपको कॉज जरूर पता होना चाहिए। जैसे हमने कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था कि देयर इज अ चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट, उसी तरह रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन का क्या कॉज होता है, किसी को पता है? क्योंकि व्हाइट लाइट के अंदर जो 7 पार्टिकल्स है, VIBGYOR, जिसको आप विबग्योर भी बोलते हो, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है ना? तो जो विबग्योर होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो डिफरेंट लाइट पार्टिकल्स हैं, ये सारी की सारी 7 कलर मिलके बनाते हैं व्हाइट लाइट इज इक्वल टू व्हाइट लाइट। ठीक है ना? अब व्हाइट लाइट की एक फ्रीक्वेंसी थोड़ा, इतनी सबकी जो है ये फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। ठीक है जी। दे इनकी सबकी जो फ्रीक्वेंसी कह रहा हूं, इसकी सबकी जो वो स्पीड ऑफ द लाइट है, डिफरेंट स्पीड्स पे मूव कर रही है डिफरेंट ग्लास की में। ठीक है ना? सेम ग्लास में डिफरेंट स्पीड्स पे मूव करती है। ठीक है? ठीक है, क्योंकि हर एक की स्पीड डिफरेंट है व्हाइट सेम ग्लास में। जैसे वायलेट की स्पीड डिफरेंट है एज कंपेयर टू रेड, तो इसीलिए वो अंदर जाके डिफरेंट वेवलेंथ से रिफ्रैक्ट होएगी। ठीक है जी। एक चीज याद रखो, डिस्पर्शन कुछ नहीं है, रिफ्रैक्शन है। बट रिफ्रैक्शन किसकी है? 7 कलर्स की। 7 कंस्टिट्यूएंट जो कलर्स हैं, 7 रंगों की जो डिफरेंट रिफ्रैक्शंस होती हैं, वो क्यों होती हैं? अगेन ड्यू टू द डिफरेंस इन लाइट एंड डिफरेंस इन वेवलेंथ। ठीक है ना? लग गई समझे? ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, so the amount of refraction depends upon the speed of the color in the glass. Now since the different colors have different speeds, they are reflected by the different angles on passing through the glass prism. ओके, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? ये वाला पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है जी। चले आगे, चले आगे। जिसकी, हाँ ठीक है, चलो। तो ये स्पेक्ट्रम आपको इस तरह का 7 रंग के कलर देखने का मिलेगा। ठीक है जी। विबग्योर इसको बोलते हैं। आपको बता दिया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड बोलते हैं हम इनको। ठीक है। न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको हम बोलते हैं न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। न्यूटन ने बड़ा काम किया बेटा। ठीक है। तो न्यूटन ने एक और काम किया था। उसने क्या किया? एक्सपेरिमेंट शो किया कि भाई जो व्हाइट लाइट है, दैट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। ठीक है ना? और 7 कलर मिलके क्या बनाती है? व्हाइट लाइट। इसको उसने कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया? इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट किया। वो क्या कह रहा है कि बेटा कि व्हाइट लाइट को जैसे हम प्रिज्म में डालेंगे, वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है जी। और जो यहां से 7 कलर निकल रहे हैं, ये इसी का भाई बंधु जब हम उल्टा करके डाल देंगे, तो वो क्या होगा? सारे 7 कलर मिलके दोबारा क्या बना देंगे? दूसरी तरफ व्हाइट लाइट। डन? लग गई समझ? गरिमा, कौन सी स्लाइड की बात कर रहे हो बेटा? स्पेक्ट्रम वाली? स्पेक्ट्रम अभी मैंने करवाना है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, EMS अभी करवाना है। इसी के बाद होगा ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स के आगे हम लेके जाएंगे उसको। ठीक है जी। चलो, अब हमने कर दिया इसको समझने के लिए बात, ये समझ लग गया ना कि व्हाइट लाइट इज कंपोज ऑफ 7 कलर्स एंड 7 कलर को मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास? व्हाइट लाइट। ठीक है जी। नाउ वी मूव ऑन टू रेनबो। हम अब इसकी एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं कि भाई रिफ्रैक्शंस की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है जी। ओके, तो रेनबो जो होता है, ये क्वेश्चन पहले बार यूपीएससी ने डाला था, फिर सीजीएल में आया, फिर यूपीएससी सीएपीएफ में आया, फिर पंजाब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में एक क्वेश्चन आया, बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये क्या पूछते हैं कि भाई रेनबो को कौन से ऑप्टिकल फिनोमिना एक्सप्लेन करते हैं, रेनबो की फॉर्मेशन को। ठीक है ना?
तो क्या होता है कि बेटा जो ऐसे कलर के रेनबो बनते हैं, ये देखो रेनबो बन रहा है, ठीक है? ये 7 कलर का होता है, ये सबको पता है। इसके लिए क्या होना चाहिए, बारिश में यहाँ पे बारिश हुई होनी चाहिए पहले, ठीक है ना? तो क्या होगा, हवा में नमी होएगी, जब नमी होएगी तो वाटर वेपर होगा, हम बात करते हैं वाटर वेपर की, तो वाटर वेपर्स होंगे इस हवा में। और इसके लिए दूसरी सबसे बात ज़रूरी है कि सूरज इसके ऑपोज़िट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है? हाँ, बहुत बनता है बेटा। तो डायरेक्शन अगर सूरज नहीं होगा तो आपको ये सतरंगी कलर नहीं दिखेगा, तो सूरज इसके ऑपोज़िट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी ये जो है रेनबो आपकी तरफ बनता दिखाई देगा। तो बेसिकली इसका होता क्या है, यस, रेनफॉल प्लस सनलाइट इन द ऑपोज़िट डायरेक्शन, वेरी गुड। इसी तरह से नोट्स बनाया करो, अगर आपने पढ़ने हैं ना नोट्स फिज़िक्स के, तो इट शुड बी वेरी कंसाइज़, बहुत कंसाइज़, कंसाइज़ का मतलब छोटे होने चाहिए। बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं आपको स्लाइड बना देता हूँ, तो इतनी भी नहीं ज़रूरत है। बस दिमाग में लिखो कि रेन प्लस सनलाइट इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट विल इक्वल टू रेनबो। अब कौन सी चीज़ें इसको एक्सप्लेन करती है, आप ये स्लाइड में देखो। तो होता क्या बेटा, ये जो गोल-गोल बनाए हैं मैंने, दैट इज़ ड्यू दीज़ आर वाटर वेपर्स, ठीक है ना? तो ये नमी है, वाटर है। तो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर के छोटे-छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जैसे ही सनलाइट आएगी देखो, ठीक है ना? जैसे सनलाइट आएगी, तो कुछ लाइटें तो रिफ्लेक्ट हो जाएँगी, ठीक है? कुछ जो अंदर जाएँगी, क्यों? वाटर है ना, तो ये कहाँ से कहाँ जा रही हैं? एयर से वाटर की तरफ जा रही हैं, रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही हैं, ठीक है जी? लग गई समझ? तो जैसे ये अंदर आएगी, रेयरर टू डेंसर जाएगी, तो ये 7 रंगों में बिखर जाएगी, क्योंकि ये जो वाटर वेपर है, ये एक तरह का प्रिज़्म की तरह एक्ट करता है। प्रिज़्म में भी हमने देखा था, बाहर एयर थी और अंदर डेंसर मीडियम था। तो जो हमेशा ये चीज़ याद रखो कि जो डिस्पर्शन हम पढ़ के आए हैं ऊपर, कि एक व्हाइट कलर की लाइट है, वो 7 रंगों में बिखर जाती है, वो तब होगा हमेशा बेटा, जब रेयरर से डेंसर में जाएगी लाइट। लग रही समझ? रेयरर से डेंसर में जाएगी तभी 7 रंगों में बिखरेगी। डन? ये देखो, आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था ना हमने, तो यहाँ पे क्या विजिबल लाइट है वो एयर में है। एयर से जैसे वो ग्लास में गई तो 7 कलर में बिखर गई। ये समझ लगा आपको? ओके। अब देखो ये 7 कलर में डिफरेंट होगी क्योंकि अंदर क्या है, रेयरर टू डेंसर में जा रही है, 7 कलरों में बिखर गई। एक एंगल कुछ इस तरह का आएगा जब ये एंगल जो होएगा रिफ्रैक्शन वाला, दैट विल एक्सीड इट्स क्रिटिकल। अब क्या होगा, जो भी लाइट रे होएगी, इसको नॉर्मली क्या होना चाहिए था, दूसरी तरफ से निकल जाना चाहिए था, ठीक है ना? बट ये दूसरी तरफ से निकल नहीं रहा, ठीक है? तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेट मी रिमूव इट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लग रहा है समझ? तो जब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जब ये क्रिटिकल एंगल के एक, क्योंकि ये देखो, यहाँ पे लाइट रे क्या है, यहाँ पे क्या है मेंशन, डेंसर, बाहर क्या है, एयर, रेयरर, ठीक है ना? अब डेंसर टू एयर रेयरर में जाएगी, तो मैंने आपको बोला था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास क्या चाहिए, डेंसर टू रेयरर की तरफ मूव करनी चाहिए लाइट, ठीक है ना? तो ये भी कंडीशन पूरी होगी। अब डेंसर टू रेयरर की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है? जा रही है ना बेटा? हेलो? यस। तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एक हमने पढ़ा डिस्पर्शन, एक हमने पढ़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है जी? ये भी हो रहा है रेनबो में। और एक चीज और हो रही है यहाँ पे, क्या हो रही है बताओ? डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल फ्रैक्शन एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी हो रही है, ठीक है जी? रिफ्रैक्शन का मतलब है ये बेंड भी होएगी बाद में लाइट, क्योंकि ये देखो, यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हुई, फिर वापस आने की तरफ हुई, ये डेंसर टू रेयरर मूव कर रही है, ठीक है? तो ये इट विल बेंड टुवर्ड्स दी और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम दी, अवे है ना, कि टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है? तो ये आप तक जो लाइट पहुंच रही है, नॉर्मली क्या होती है, ये लाइट ऐसे जाके इधर को चले जाती, आपकी तरफ गोला ना बनाती, इस तरह गोलाकार नहीं बनती। ये गोलाकार क्यों बन रही है बेटा? 3 कारण है इसके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सबसे पहले कौन सा है, डिस्पर्शन, डिस्पर्शन,
डीपी डिस्पर्शन प्लस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्लस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण ये बेंड हो रही है लाइट, देखा गोल कार बन रही है ना, हर एंगल पे बेंड हो रही है। ठीक है जी। अगर टोटल इंटरनल ये ना होती ए आर, तो ये बेंड ना होती। ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन भी चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी चाहिए, और हमारे पास ये भी चाहिए, डिस्पर्शन तो चाहिए चाहिए, तभी 7 कलर में कन्वर्ट होएगी। ठीक है। और अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो, ध्यान से देखो इसको, फोटो को, ये एक बन रहा है, इसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। क्या बोलते हैं? प्राइमरी रेनबो। एक ऊपर भी बन रहा है, ये देखो, दिख रहा है आपको? दिखा सबको? यस, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो के पीछे आपको कारण मैंने दिया बता। ठीक है। अब आपके ग्रुप में सबने ये डिस्कस करना, व्हाट इज सेकेंडरी रेनबो। ठीक है। और सेकेंडरी रेनबो के पीछे क्या कारणवश है, क्या कारण है जिसके कारण सेकेंडरी रेनबो आता है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये देखो, इसको समझने की कोशिश करो। अगर कोई चीज इसमें समझ नहीं लगती है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। ठीक है। रेनबो फॉर्मेशन। ठीक है जी। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ले लिया? चले आगे। ओके। एक इसकी भी ले लो, ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है। जिनको ज्यादा समझने की कोशिश है, यस 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 सोफिया, दे एक्ट एज द सेम थिंग, वेरी गुड। तो इसको समझ, जिनको ज्यादा साइंस है, जैसे संकेत है, जिनको, और जो मतलब साइंस के स्टूडेंट है, दे वुड लाइक टू नो, तो दे कैन ऑलवेज कमेंट इन द ग्रुप। ठीक है। यस बेटा, इट्स वर्चुअल। गुड श्रुति। इट्स नॉट रियल, इट्स वर्चुअल इमेजिंग। ठीक है जी। और किसी ने पढ़ना है तो वो भी, ये भी देख ले फिर। ठीक है। संकेत है, और जो बच्चे जो साइंस के साथ रिलेटेड रखते हैं, जिन्होंने नीट देना है, या जो ऑलरेडी दे चुके हैं, दे कैन ऑलवेज कमेंट अपॉन दिस इन द ग्रुप। एक्सप्लेन करो इन चीजों को। ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू मिराजेस। लास्ट सेक्शन ऑफ, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज मिराजेस। ठीक है जी। कल से हम दूसरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मिराजेस क्या होते हैं, मिराजेस कितने तरह के होते हैं, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये सारे सारे मिराज हैं, ये देखो, दिख रहा है आपको? सूरज आपको दिखता है कि एक और सूरज के साथ मर्ज हो रहा है, याद है? ये भी आंखों का दुख है। ये इनकी परछाई जो पड़ रही है, ये भी आंखों का दुख है। ठीक है। और ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, देखो, आपको लग रहा है बादल नीचे आ रहे हैं, ये भी आंखों का दुख है, ये भी आंखों का दुख है, ये भी आंखों का दुख है, ये भी आंखों का दुख है। सारे आंखों के दुख है, देखो। ठीक है ना? यस, इनको हम बोलते हैं इल्यूजन्स। क्या बोलते हैं हम? इल्यूजन्स। मिराजेस मीन्स, मिराज मीन्स, अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, बताओ? इल्यूजन्स को क्या बोलते हैं? अरे भाई, वो तो पता है मेरे को, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल इल्यूजन्स। हाँ, क्या शना ने बोला है? मृग तृष्णा। वेरी गुड, दैट्स नोन एज मृग तृष्णा। मोह माया तो कुछ और हुई थी बेटा, पल्लवी। सब मोह माया है। परछाई, शैडो बोलते हैं उसको तो यार, भ्रम। वेरी गुड। बट आई थिंक जो इसने बोला ना, लड़की ने, क्या नाम है इसका, शना, आई थिंक दैट इज राइट। मृग तृष्णा, तृष्णा, आई थिंक इट्स लाइक एन इल्यूशन। नहीं नहीं, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन तो बेटा, रिफ्लेक्शन तो ट्रू है ना। रिफ्लेक्शन जो भी होगी वो सत्य होगी। ठीक है ना? सत्य होएगी, मतलब उसके पीछे क्या, अगर आपकी फोटो आपकी मिरर की में बन रही है, आप मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देख रहे हो, तो वो सच है। अगर आप नहीं होगे तो वहां पे कोई नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है ना? ठीक है जी। जो रिफ्रैक्शन है वो आंखों का धोखा होती है हमेशा, ये याद रखना। जो रिफ्रैक्शन है वो आंखों का धोखा होएगी। चलें आगे। ओके। हम आगे चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मिराजेस के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, या बेंडिंग ऑफ द लाइट के कारण मिराजेस कैसे बनते हैं। ये चीजें हमने देखी होगी जून जुलाई की तपती गर्मी में,
जब आप हाईवे में गाड़ी चला रहे होते हो, तो आपको आगे वाली गाड़ी ऐसे नहीं लगता कि पानी उसके वहाँ पानी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, है ना? वो क्यों होता है बेटा? वो ऐसा लगता है कि वहाँ पे पानी इसलिए लगता है क्योंकि मैं हुण पंजाबी च भी दसां नीरज यार बेटा मेजॉरिटी ऑफ द क्लास इज़ फ्रॉम हिंदी, ठीक है ना? तो आई हैव टू चेंज माई सेल्फ अकॉर्डिंगली। तो चलो कोई बात नहीं, मैं भी गल कर लैना, पंजाबी च भी गल कर लैना, इस च कोई गल नहीं है, मैनू कोई हर्ज नीगा, ठीक है ना? ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ और देखो सड़क का जो ब्लैक कलर है ना? ब्लैक कलर की सड़क होती है। व्हाट इट इज? क्या ये बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टर होएगी या बहुत ज्यादा गुड एब्जॉर्बर होएगी? बताओ मेरे को। आउंदी आ भाई पंजाबी, मैं पंजाब तो बैठा हूं तो पंजाबी ना ठेठ भी आउंदी है। एब्जॉर्बर, गुड गुड गुड। कोई बात नहीं बेटा, नहीं बात करते हम पंजाबी में, कोई टेंशन नहीं। अब्जॉर्बर है, काला कलर की चीजें जो वो ज्यादा अब्जॉर्ब करती हैं हीट को, ठीक है? तो इसके ऊपर जो हीट होएगी, इसके ऊपर जो हवा होएगी, वो जल्दी गर्म हो जाएगी। अगर वो जल्दी गर्म होएगी, तो वो जल्दी गर्म होके ऊपर उठ जाएगी, सीधी-सी बात है। तो आपको ऐसा नहीं लगता, कई बार आपने देखा होगा, जब आपने लोहड़ी बालते हैं, हम पंजाबी में बोलिए लोहड़ी बाली थी आपां, या जब आग जलाते हो आप, लकड़ियों को इकट्ठा करके, ऊपर देखना, आपको ऐसा नहीं लगता कि हिल रही है हवा थोड़ी-थोड़ी सी, है ना? तो हवा हिलती क्यों दिख रही है? वो आपको ऐसा लगता है वो इल्यूजन है, वो बेंडिंग ऑफ द लाइट रेज़ है, ठीक है ना? वो रिफ्रैक्शन के कारण होती है। क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में हो रही है, वातावरण में हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है? और कुछ नहीं है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कोई नई चीज़ नहीं आई, सिंपल रिफ्रैक्शन है, बट क्योंकि एटमॉस्फेयर में हो रही है, वातावरण में हो रही है, तो हम उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। चलें आगे? अब अगर मैं जैसे ये आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? ध्यान से देखो। आप पीछे आ रहे हो, आपको इस कार की परछाई दिखाई देगी, ये देखो। यहाँ पे भी आपको इन सारी कारों की परछाइयाँ दिखाई दे रही हैं, जबकि ये आपको दिखाई नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नीचे ब्लैक सरफेस है। ब्लैक सरफेस तो रिफ्लेक्ट करता नहीं है कुछ। तो फिर रिफ्लेक्शन हो रही है या रिफ्रैक्शन हो रही है, तो वो क्यों हो रही है? ठीक है? तो इसको ध्यान से समझो बेटा, क्या हो रहा है। जैसे-जैसे यहाँ से लाइट रे आ रही है, मैंने आपको बताया, ठीक है? तो वो बेंड हो रही है, ठीक है? एक ऐसी तरह बेंड होगी, एक ऐसा एंगल आएगा जब वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है? तो बेंडिंग तो हो ही रही है लाइट की, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। ये कहाँ पे? यहाँ पे अगर आप ऊपर है, इस गाड़ी का ऊपर देखो, तो यहाँ पे है यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पे भी नीचे भी एयर है, ठीक है ना? फ़र्क कितना है? क्योंकि जो सतह के साथ है, जो सड़क के साथ लग रही है एयर, वो गर्म हो चुकी है। जो गर्म हो चुकी है, वो एयर हल्की हो जाती है, ठीक है? और जो ऊपर एयर है कंपैरेटिवली, ठीक है ना? हाँ, तोखा, हाँ। तो जो कंपैरेटिवली जो ऊपर एयर है, वो डेंसर है एयर। लग रही समझ कुछ ये? ये लगा समझ कुछ? यस। तो अब इसको आप ये समझ गए कि भाई ऊपर वाली एयर है, हेयर एयर यहाँ पे है, एयर यहीं पे भी है, दोनों तरफ एयर है, पर फर्क क्या है एयर में? जो कि सतह के साथ है एयर, जमीन के साथ है जो एयर, एक मिनट, तो वो क्या करेगी? जितनी जल्दी धरती के साथ एयर होगी, क्योंकि नीचे धरती गर्म है, ऊपर ऊपर भी धरती गर्म हो जाएगी। जैसे धरती गर्म नहीं, हवा गर्म हो जाएगी, सॉरी, धरती भी गर्म है, उसके ऊपर जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी, तो इट विल बिकम रेयरर, ठीक है? ये बन जाएगी डेंसर। कंपैरेटिवली ऊपर वाली एयर इज डेंसर। लग रही समझ? ठीक है? तो एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि डेंसर से रेयरर जब एक एंगल लाइट रे आ रही है, तो एक ऐसा एंगल आएगा कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी अंदर के अंदर। लग रही समझ? ओके? तो वो एंगल क्या होगा? उसके बाद लाइट हो जाएगी बेंड प्रॉपर अच्छे तरीके से, और आपको क्या दिखेगा कि लाइट कैसे आ रही है, क्योंकि आपकी आंखें बेंड हुई लाइट को नहीं देख सकती, आपकी लाइट सीधी लाइट को देखेंगी। तो आपकी जब आप सीधा प्रोसीड करोगे, तो आपको इसकी मिरर इमेज यहाँ पे बनती दिखाई देगी।
लग रही समझ? क्या रिपीट करूं बेटा इसमें साहिल, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो जो धरती के सतह से के साथ में एयर है वो जल्दी गर्म हो जाएगी, क्योंकि उसका वो ज्यादा गर्म है, धरती गर्म है तो धरती के ऊपर वाली एयर भी गर्म होगी। कंपैरेटिवली उससे ऊपर जो एयर है वो ठंडी होएगी, इसलिए वो डेंसर होएगी। हमने पढ़ा था कि जब डेंसर से रेयरर की तरफ एंगल एक लाइट रे आएगी, तो एक रे ऐसी आएगी जो कि क्रिटिकल एंगल से ऊपर होएगी, वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, और इस करके ये लाइट आपको बेंड होती नजर नजर आएगी। ठीक है ना, ये देखो यहां से आ रही है, ये बेंड होके नजर आ रही है, क्योंकि हमारे को या या तो क्योंकि ये हमारे को लाइट हमेशा सीधी दिखती है, बेंड हुई नहीं दिखती। तो आपकी लाइट रे आपको दिखेगी कि ये इसका मिरर इमेज जो दूसरी है वो दिखेगी आपको। लग रही है समझ बेटा? तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द कॉज फॉर मिराजेस, को कौन से ऑप्टिकल फिनोमिना एक्सप्लेन करते हैं, तो क्या आंसर होएगा बताओ कोई? यस। अकेला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है? नहीं, रिफ्रैक्शन भी करता है, रिफ्रैक्शन भी होगा। दोनों चीजें एक्सप्लेन करेंगी मिराजेस को, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्लस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है जी, डन। दोनों चीजें आएंगी। यस, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी। लग गई समझ? रिफ्रैक्शन होएगी बेटा, बेंडिंग ऑफ लाइट तो हो ही रही है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो अंदर से अंदर ही बेंड करेगा ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। इस तरह से इस तरह से एक कोल्ड मिराजेस भी आते हैं। ये मिराजेस दो तरह के मिराजेस होते हैं हमारे पास। अगर ये देखो तो आपको दिख रहा है, ये जहाज के ऊपर एक और जहाज चढ़ा हुआ है, उसकी उल्टी इमेज है, उल्टी इमेज है ना, बिल्कुल उल्टा से है। तो ये जो होता है ये भी एक कारण बनता है, जिसके कारण टोटल इंटरनल, ये देखो ये इन्फीरियर मिराजेस होते हैं, सुपीरियर मिराजेस होते हैं। दो तरह के मिराजेस हम पढ़ेंगे, सुपीरियर और इन्फीरियर मिराज। सुपीरियर मिराज क्या होता है, या जो इन्फीरियर मिराज क्या होता है, ये भी हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले इन्फीरियर पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको सुपीरियर कहूंगा। इन्फीरियर मिराज का मतलब होता है कि जो जो आपकी इल्यूजन आएगी, जो देखा मिलेगा आपको जमीन पे दिखेगा। सुपीरियर मिराज होगा जो आपको स्काई में दिखेगा, हवा ऊपर दिखेगा। ठीक है जी, जैसे कि आपको यहाँ पे जो धोखा दिख रहा है, जो ये आपने फोटो ली है, ये क्योंकि सुपीरियर मिराज की है, समझ रहे हो? क्योंकि हवा में बन रहा है ये सारा कुछ। ये जहाज है एक्चुअली, ये पानी के ऊपर जहाज तैरता है ना, उल्टा थोड़ा तैरेगा। अगर ध्यान से देखो आपको लग रहा है उल्टा जहाज है। तो ये सुपीरियर मिराज है, और ये वाला है इंफीरियर मिराज। ठीक है, होता क्या है ध्यान से देखो, होता क्या है। अब देखो, ये मोस्टली आपको देखने को कहाँ मिलेगा इंफीरियर मिराज? हमेशा डेजर्ट में देखने को मिलेगा। तो आप देखते नहीं हो कई बार जो बेचारे फंस जाते हैं, या जो अपना रास्ता भूल जाते हैं डेजर्ट एरिया में, ठीक है ना, रेगिस्तान में, तो वो उनको लगता है कि जैसे बस थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो उनको पानी का एक झरना दिखेगा, पानी का एक जगह ओएसिस दिख जाएगा उनको, ठीक है ना, कि बहुत बड़ा पानी है वहां पे, तो झील है यार, वहां पे तो कितना पानी है। वो आगे जाते रहते हैं उसी डायरेक्शन में, बट वहां पे जब पहुंचते हैं उनको फिर आगे नहीं लगता, उनको लगता है कि और आगे चला गया, फिर उसी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। इसको बोलते हैं इल्यूशन, ऑप्टिकल इल्यूशन। ठीक है जी, इसका क्या कारण है ये आपको पता होना चाहिए बेटा। ये सारा पढ़ लेना इसको भी, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा करवा जाता हूं। देखो होता क्या है, यहाँ पे जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है वाटर की तरफ से, ये वाटर नहीं है, ये स्काई का ही कलर आपको दिख रहा है। स्काई का कलर ब्लू होता है ना, ठीक है। पानी नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि स्काई का कलर ब्लू है, और ब्लू कलर ही रिफ्लेक्ट होके आपकी तरफ आ रहा है। लग रही समझ? ओके, कैसे आएगा देखो, क्योंकि स्काई से आ रही है इमेज हमारी जो धरती पे बन रही है। ध्यान से देखो, डेजर्ट में क्या होगा, धरती बहुत ज्यादा गर्म होगी, जो धरती के साथ हवा है वो भी बहुत ज्यादा गर्म होगी, हॉट एयर। ठीक है, ओके, ये हॉट एयर हो जाएगी इसका और इसका, ऊपर जो होगी ठंडी हवा होती, हाँ ठंडी हवा होगी ऊपर, ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, यस यस यस, यस बेटा यस पल्लवी सॉरी। तो यहां पे होगी डेंसर, और यहां पे होगी रेयरर। ये तो समझ लग गया ना बेटा, मटेरियल। ओके, इतना समय लग गया।
अब फिजिक्स में मैंने आपको बोला था कि ये कलर ब्लू क्यों बढ़ रहा है, ये आप कब समझोगे, जब आपको पता चलेगा कि जहां से ऑब्जेक्ट पड़ा है उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है। जो ये ऑब्जेक्ट कहां पे है, स्काई, स्काई का कलर है ना ब्लू, तभी आपको यहाँ पे ब्लू दिख रहा है। तो स्काई से लाइट रे आ रही है, कहां से लाइट रे आ रही है, स्काई से आ रही है। जब स्काई से आएगी आपके पास लाइट रे, तो क्या होगा, जब आप डेंसर से रेयरर की तरफ जाएंगे तो वो क्या होगा, एक ऐसा एंगल आएगा जब वो बेंड हो जाए, टोटली इंटरनली रिफ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है जी। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी बेटा, तो आपको वही बैंड हुई लाइट रे क्या दिखेगी, ये ब्लू कलर यहाँ ऊपर दिखने की बजाय कहां दिख रहा है, देखो आपको नीचे को। क्यों नीचे क्यों दिखेगा, है बेटा अभी सेकंड क्लास भी है आपकी, टेंशन मत लो, आपको टेंशन मत लेते यार, पहले जो समझ रहा है वो तो समझ लो। ठीक है, ले रहा हूं, बंद कर देता हूँ क्लास यार, इतनी भी क्या बात। अच्छा ये देखो, आपको ये बेंड हुई लाइट नहीं दिखेगी, आपको लाइट बिल्कुल सीधी दिखेगी। तो आपको वो कलर जो स्काई का है वही कलर आपको नीचे दिखाई देगा पानी की सतह में, आपको लगेगा ये पानी की सतह है, बट ये नहीं है। ठीक है जी, ये किसकी इन्वर्टेड इमेज है, स्काई की ही इमेज होती है। और ये आपको इसलिए लगती है क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण वो लाइट रे बेंड हो जाती है, बस लग गई समझ। यही कारणवश है कि भाई आपको इंफीरियर मिराजेस दिखाई देते हैं, और सुपीरियर मिराजेस आपको क्यों दिखाई देंगे, कहां दिखाई देंगे, वहां पे उल्टा काम होता है। क्यों, जिस जहां जहां पे पानी होता है उसके ऊपर वाली सतह ठंडी होती है। ठीक है, कंपैरेटिवली अगर बहुत ज्यादा सनी डे हो तो ऊपर वाली एयर क्या होगी, वार्म होगी। तो ये जहाज है जो आपको लगेगा कि ऊपर उसका प्रतिबिंब उल्टा पड़ रहा है और ऊपर है। ठीक है जी, तो क्या होगा, आपकी तरफ इमेज कहां से आ रही है, इमेज यहां से आ रही है, देखो। ठीक है, इमेज यहां से आ रही है, एक कोल्ड से डेंसर की तरफ जा रहा है, एक एंगल ऐसा आएगा कि बैंड हो जाएगी लाइट, और आपको क्या इसका प्रतिबिंब बनता दिखेगा, स्काई में बनता दिखेगा। ठीक है जी, इसको बोलते हैं हम सुपीरियर मिराजेस, क्या बोलते हैं हम, सुपीरियर मिराजेस। ठीक है जी, कोई बात नहीं बेटा, बुक का तो आपको मैंने बताया लखमीर सिंह मंजीत कौर ही पढ़नी है आपने, और कोई बुक नहीं पढ़नी है। लूसेंट की पढ़ सकते हो, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो यू कैन गो फॉर लूसेंट, क्योंकि आपको बेसिक्स क्लियर होंगे। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ एक बुक है, लखमीर सिंह मंजीत कौर, 9th and 10th क्लास, एस चांद की आती है। ठीक है जी, ग्रुप में शेयर किया हो बेटा मैंने, आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये कौन सा है मिराज, बताओ फिर। ठीक है, ये जहाज जा रहा है, सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है आपको, देखो। ठीक है, दिस इज विच मिलास, यस 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 यस, सुपीरियर मिराज, वेरी गुड, वेरी गुड। भाप नहीं बनती बेटा, वो फॉग बनती है। ज्योति का वो भाप नहीं होता, वो फॉग होती है। यस, इसका भी रीजन होता है, मिस्ट बनती है, फॉग बनती है, ये हम करेंगे जब प्रेसिपिटेशन कराऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। मैंने आपको पहले भी ये चेक करवाया था। ठीक है, ओके, व्हाट इज दिस नाउ, लग गई समझ क्यों बनेगा उल्टा। ठीक है जी, लग रहा है समझ, ओके। ट्विंकलिंग ऑफ दी जो स्टार्स हैं वो क्यों दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ठीक है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, ध्यान रखना उसमें, उसमें क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए आपको अगर स्टार यहां पे है तो उसको उसकी प्रतिबिंब यहां पे बनता दिखाई देगा। ठीक है जी, इसीलिए बोलते हैं कि ये लाइट रे आपको स्टार जगमग ऐसा करते दिखाई देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रही है बस। ठीक है जी, ओके। और इसी कारणवश ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स भी होती है। इसको पढ़ लेना, सारी स्क्रीनशॉट लेके रखी जाओ, इसको पढ़ लेना, कोई चीज ना समझ आएगी या कोई चीज आपको नहीं समझ लगी होगी तो वी कैन डिस्कस इट टुमारो। ठीक है, और इसी कारणवश जो होता है वो ये होता है, सनलाइट।
सनलाइट में लाइट अगर आपने देखो खास करके ये गर्मियों में भी देखने को मिलता है कि जैसे 7 बज गए हैं और हमें पता लग गया कि भाई सूरज नीचे चला गया है, ठीक है ना? होराइज़न के नीचे चला गया है, सूरज छुप गया है, ठीक है? पर उसकी लाइट फिर भी आधा पौना घंटा रहती है ना? तो वो क्यों रहती है? उसका कारण भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है, ठीक है? इसको अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, कोई चीज़ ना समझ लगे और मेरे से आप पूछ सकते हो, ठीक है जी? चलें आगे? तो टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विथ कलर्स, आई, रिफ्रैक्शन का जो रह गया थोड़ा सा लेंसेज रह गए हमारे कॉन्टैक्ट लेंसेज रह गए हैं, ठीक है? कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ये सारा कुछ पढ़ेंगे हम, ठीक है? इंटरफेरेंस और रिफ्रैक्शन, ठीक है जी? स्टार वाली, कौन सी स्टार वाली चाहिए बेटा? ये वाली? बुक्स का नाम मैंने आपको बता दिया बेटा, लखमीर सिंह मंजीत कौर है, ठीक है? इससे पिछली ये वाली है और उससे पिछली ये वाली है। थैंक यू श्रुति, थैंक यू बेटा। यू आर न्यू क्लास, ये आप नए बच्चे हो? आपने पहली क्लासेस अटेंड की हैं? ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा, अब रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर लेना। तो बेटा यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन द यूट्यूब आल्सो, ट्राई टू यहाँ पे सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाया करे, ठीक है? समहाउ मेरे को ये बोलना अच्छा नहीं लगता, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आप खुद ही समझ लो कि क्या अच्छा रहेगा आपके लिए कि आपको ये नोटिफिकेशन खुद ब खुद आ जा करेगी, ठीक है? मेरे को आपको हर बार बताने की जरूरत नहीं है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर से, ओके बाय। गुड बेटा गुड।